नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर और मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं। आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं और जिस चैप्टर का वन शॉट देखने वाले हैं, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा कि इस देश में आखिरकार सिनेमा का किस तरीके से उद्भव हुआ, कैसे दोस्ती जो होती नहीं टूट जाती है। भले कुछ गलत टर्म्स में फंस जाओ आपको दिखेगा कैसे एमआरए और जो हमारे एसएस वासन है, बहुत लोग के नाम आने वाले हैं जिनके बारे में आप जानोगे। आई थिंक आपने इसके बारे में चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो बिलीव मी गाइस, ये वन शॉट वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेकर के आया हूं। साथ ही साथ एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज जो कि पेपर लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं और पुराने पेपर्स में यानी कि पीवाईक्यूज में दिए गए थे, उन क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने आया हूं। तो लेट्स बिगिन द सेशन। और मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में देखने के बाद जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, अच्छा नहीं लगा। जो भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको बता देता हूं, aditya.tiwari@adda247.com ये मेरी ईमेल आईडी है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स। लिखा किसने है? अशोका मित्रन जी ने। मेरा पढ़ाने का तरीका आप जानते हो। मैं सबसे पहले बात करता हूं जो चैप्टर है उसके नाम के बारे में। पोएट्स कौन है? पोएट्स का मतलब होता है कवि, है ना। अगर कोई हिंदी मीडियम के छात्र भी देख रहे हैं तो उनके लिए मैं हिंदी को लिखना प्रेफर करूंगा थोड़ा सा। पोएट्स यानी कि कवि। और पैनकेक्स क्या है? पैनकेक्स वो नहीं है कि आप सोच रहे हो ये खाने वाला पैनकेक तो नहीं है, नहीं जी। ये पैनकेक एक ब्रांड है। कौन सा ब्रांड है? अल्लू अर्जुन वाला ब्रांड है क्या? नहीं, ये पैनकेक एक ब्रांड है। किस चीज का ब्रांड है ये एक ब्रांड है मेकअप प्रोडक्ट का, है ना। जो मेकअप लिप अप होती है वाला मामला है, ठीक है ना। तो ये पोएट्स एंड पैनकेक्स रिटन बाय अशोका मित्रन जी। अब जब अशोका मित्रन जी का नाम लिया है तो अशोका मित्रन जी के बारे में कुछ जान भी लेते हैं। अल्टीमेटली वी नीड टू नो ना कि भाई जिसने लिखा है उसकी क्या थिंकिंग थी, वो क्या करते थे और उन्होंने इस चैप्टर को क्यों लिखा। यू विल गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स बाय नोइंग द सेक्शन आपकी किताब में होता है अबाउट द ऑथर, और उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, इनके आप फोटो देख सकते हैं, प्यारे से दिख रहे हैं हमारे अशोका मित्रन जी मेरे लेफ्ट में, और इधर इनके बारे में जानकारी है। इनका नाम आप सभी जानते हैं, अशोका मित्रन है। इनका जो लाइफ स्पैन है यानी कि 1931 में इनका जन्म होता है और 2017 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये वाला सेक्शन आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको याद ही रखना है कि कब इनकी मृत्यु हुई, कब इनका जन्म हुआ। ये आपसे पूछा नहीं जाता है। आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर्स पूछना पसंद करते हैं कि भाई साहब ये जो चैप्टर है किस किताब का एक्सेप्ट है। अब एक्सेप्ट पूछेंगे बच्चे, एक्सेप्ट का मतलब होता है अंश। किस किताब का अंश है? आखिरकार ऑथर ने कोई किताब लिखी होगी, उसका कोई चैप्टर होगा, और ये आपको दे दिया गया क्लास 12th में पढ़ने के लिए। तो दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है माई ईयर्स विद बॉस, यानी कि मेरे बॉस के साथ गुजारे हुए कुछ पल यानी गुजारे हुए कुछ साल। बुक टॉक्स अबाउट, और इनकी जो किताब है किस बारे में बात करती है? द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। जो मूवीज हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस है, क्या प्रभाव है हमारे जीवन पर, ये सब आप जान सकते हो। आप देखते ही होंगे आज के समय में भी जो हीरो हीरोइंस जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके का हेयर कट रखते हैं, जिस तरीके का हाथ में छल्ला पहनते हैं, आज के यंगस्टर्स, आप सभी जानते हो। आपने एक चैप्टर पढ़ रखा है भैया, गोइंग प्लेसेस, जिसमें आपने सोफी को देखा था, और उस चैप्टर की थीम भी थी क्या? अगर नहीं अभी तक आपने वो चैप्टर देखा है तो आपको वन शॉट में मिल जाएगा, ठीक है ना। जिसकी थीम भी थी क्या? उसकी थीम हुआ करती थी भैया हीरो वर्शिपिंग। तो वैसे ही आप देखते हो कि हम जो मूवीज देखते हैं, जो उसमें हीरो देखते हैं कि भैया हीरो ने ऐसे किया तो ऐसे ही सिगरेट मुंह में डालेंगे, है ना। वो अगर पेन को ऐसे करके नचा रहा है तो हम भी नचाएंगे, हम भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे बाल करके छपड़ियों के तरीके घूमेंगे। लेकिन हम लोग रियलिटी से हट जाते हैं। तो वही इन्होंने अपने चैप्टर में बताया कि क्या मूवीज का इन्फ्लुएंस रहा है, क्या मूवीज का दबदबा रहा है भारत में। आप सभी जानते हैं, बोला जाता है जो साहित्य होता है ना किसी भी समाज का, जो सिनेमा होता है किसी भी समाज का, उसका दर्पण होता है। अगर आपने सिनेमा देख लिया तो आप समझ गए समाज किस टाइप का है, क्योंकि जो मूवीज चलती हैं तभी चल पाती है, तभी हिट कर पाती है जब लोग पसंद करते हैं। तो अगर लोग पसंद करते हैं कि आदमी ने पैर मारा और एकदम से धूल उड़ गई, है ना, दुनिया भर में फट गए 10-15 लोग, इसका मतलब हम लोग कितने अनरियलिस्टिक हैं। हम लोग रियल चीजें नहीं देखना चाहते। काफी सारी चीजें हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा डीप थिंकिंग करें। फिलहाल ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है इस चैप्टर को पढ़ना। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह का नाम आया है, जेमिनी स्टूडियोज। क्या नाम लिया मैंने? जेमिनी स्टूडियोज। क्या है ये जेमिनी स्टूडियोज? जेमिनी स्टूडियोज लोकेट कहां है भैया? चेन्नई में है। जेमिनी स्टूडियोज वाज सेटअप इन 1940। याद रखना जरूरी है, जेमिनी स्टूडियोज, है ना। शुरुआती कुछ स्टूडियोज जो सिनेमा में यूज किए जाते थे उनमें से एक था जेमिनी स्टूडियोज। ये चेन्नई में मिलेगा आपको। सेटअप इन 1940। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग, यानी कि शुरुआती दौर में जब यहां पर भारत में फिल्म मेकिंग होती थी, उस दौर की बात अगर आप करोगे तो जेमिनी स्टूडियो शुरुआती कुछ स्टूडियोज में से एक है, जिसका सेटअप 1940 में हुआ था और ये चेन्नई में उपस्थित है। और इसके फाउंडर थे एस वासन, यानी कि इसके बॉस कौन थे? एस वासन। याद रखना है आप सभी को। नाउ वी कैन
गेट टू नो इनके बारे में थोड़ा सा और। द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रन, ये जो हमारे प्यारे से अशोका मित्रन जी दिख रहे हैं, ये क्या किया करते थे? तो अशोका मित्रन जी जेमिनी स्टूडियोज में काम करते थे। अरे वाह, अच्छी बात है, काम करते थे। और काम क्या करते थे? इनका काम था कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन द वाइड वेराइटी ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन अ फाइल। इनका काम था कई सारे न्यूज़पेपर्स को लेकर के आते थे, द हिंदू को, और भी जो उस समय चलते होंगे, जागरण चलता होगा, आज चलता होगा, हिंदुस्तान टाइम्स चलता होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया चलता होगा, है ना, इंडियन एक्सप्रेस चलता होगा, मिंट चलता होगा, इकोनॉमिक्स टाइम्स चलता होगा, जो भी चलता होगा सारे के सारे ले आए। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन पर भैया क्या करते थे? कट करके लगा देते थे। उससे क्या होता होगा? शायद उससे ये पता करते होंगे कि इस समय चल क्या रहा है जनता में, जो जनता में चल रहा होता है, जो खबरें चल रही होती है, उसी पर अगर रिलेट करके कोई नाटक बन जाए, कोई मूवी बन जाए, तो लोग उसे देखना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कई सारी ऐसी मूवीज हैं, मैं कितनों के नाम ले लूंगा आगे। ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, हालांकि ये इनसिग्निफिकेंट यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं करते थे वो पन्ने पाड़ना बैठ करके। ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द जेमिनी फैमिली, ये बहुत ज्यादा जानकार थे उन सभी लोगों में जो जेमिनी फैमिली के थे, यानी कि जो जेमिनी स्टूडियोज में काम करते थे। आखिरकार ऐसा क्यों है कि ये मोस्ट इन्फॉर्म्ड थे? ये मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड इसलिए थे बेटा, ये मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड इसलिए थे, क्यों थे? क्योंकि भैया न्यूज़पेपर जो बंदा काट रहा है वो न्यूज़पेपर पढ़ता भी होगा, और जो दुनिया भर के 4 5 6 7 न्यूज़पेपर लेकर के बैठा, उसके पास कितना नॉलेज होगा? रोज पढ़ रहा है, रोज उसका तो काम ही वही है। दैट इज व्हाई ही वाज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। नाउ हम लोग बढ़ चलते हैं सीधे चैप्टर की ओर। तो हमारा चैप्टर यहां से शुरू होता है, तो आई थिंक आप सभी लोग तैयार होंगे जोश के साथ कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स। आपने शुरुआत में देखा पैनकेक क्या है? पैनकेक एक ब्रांड है। किस चीज का ब्रांड है? मेकअप का ब्रांड है, जो कि जेमिनी स्टूडियोज खरीदता था भैया ट्रक में भर भर के, यानी कि खूब सारा मेकअप का ब्रांड आता था। आगे देखेंगे तो ग्रेटा गैर्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। ग्रेटा गैर्बो यानी कि ये है हमारी एक एक्ट्रेस है, इन्होंने जरूर इसको यूज किया होगा। साथ ही साथ बोल रहे मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट, ये है मिस गौहर, इन्होंने भी इस वाले प्रोडक्ट का यूज किया होगा। आगे बोल रहे वैजंती वाला मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट, और ये जो वैजंती माला है ये भी हमारी पुराने दौर की हीरोइन है, इन्होंने भी इसका यूज किया होगा। लेकिन जो रति अग्निहोत्री जी हैं मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, शायद उन्होंने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब पुराने समय की हीरोइन है। ग्रेटा गार्बो हो गई, वैजंती माला हो गई, ये सभी उस समय की हैं जब ये मेकअप कंपनी काम किया करती थी। अब जैसे कि आज लैक्मे काम कर रही है, एक समय भैया आपकी फेयर एंड लवली बहुत थी, अब लैक्मे हो गई है, ऐसे बदलता रहता ना दौर, एक समय पे कंपनी बंद हो जाती है। तो वैसे ही जब ये आई होगी रति अग्निहोत्री जी, तो उस समय तक इस कंपनी का नामो निशान मिट चुका होगा। The makeup department of the Gemini Studios was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables। और ये जो पूरा का पूरा मेकअप डिपार्टमेंट था, ये कहाँ माना जाता है? मेकअप डिपार्टमेंट जो है जेमिनी स्टूडियो का, माना जाता है कि जहां पर अस्तबल हुआ करता था किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। किसका? रॉबर्ट क्लाइव का, जहां पर अस्तबल हुआ करता था। स्टेबल मतलब कि जहां पर घोड़े रखे जाते हैं, अस्तबल हुआ करता था, उसी जगह पर अभी मेकअप डिपार्टमेंट है। किसका भैया? जेमिनी स्टूडियो का। आगे बढ़ेंगे, अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, हिज यानी कि रॉबर्ट क्लाइव की। इस सिटी की और भी कई सारी ऐसी इमारतें हैं जिनको माना जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव की हुआ करती थी। आपको रॉबर्ट क्लाइव दिख रहे हैं। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट मूविंग बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एंड मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरीज चर्च इन फ्रंट ऑफ सेंट जॉर्ज इन मद्रास। अब ये बोला जा रहा है कि उनका जीवन बहुत लंबा नहीं था, जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो बहुत ज्यादा सालों तक नहीं जिए, और शॉर्टर विजिट यानी कि बहुत ज्यादा समय तक वो मद्रास में रुके भी नहीं, लेकिन जितने भी समय में वो रुके तो उन्होंने कुछ काम किए। एक उन्होंने भैया रिमोट रीजन्स में जाकर के लड़ाइयां लड़ी थी और जीती थी, इंपॉसिबल बैटल से जो नहीं जीते जा सकते थे, पर उन्होंने जीते। और साथ ही साथ एक मेडन से यानी कि एक जवान लड़की से, अपनी उम्र से कहीं छोटी लड़की से शादी की थी। कहां पर? सेंट मैरी चर्च में, जो कि किसके सामने थी? सेंट जॉर्ज इन मद्रास। ठीक है, क्लियर है यहां तक मामला। आगे बढ़ेंगे, द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ द हेयर कटिंग सैलून विद लाइट at all angles around half a dozen large mirrors। अब आप इस फोटो को देखिए, इस फोटो में आप देख रहे होगे इस शीशे के चारों ओर भैया खूब सारी लाइट्स लगी हैं। और पहले के समय वो बल्ब नहीं आता था सूर्य वाला 12 रुपए वाला, 8 रुपए वाला, तो आपने देखा होगा जो पेटीज रखने वाली अभी दुकान है, तो पेटीज वाला जो बॉक्स होता है, पेटीज खाते हो तुम लोग, तो उसमें बल्ब लगा देता है दोनों तरफ भैया, पूरी पेटीज रख देता है, क्योंकि उससे निकलती माइक्रोवेव्स, और माइक्रोवेव्स किसी चीज को हीट प्रदान कर सकती है, वो हीट को ट्रांसफर कर सकती है। आप जानते होगे ना, कई सारी वेव्स जो है, जैसे कि रेडियो एक्टिव रेज है, रेडियो वेव्स है ना, उनमें एक माइक्रोवेव भी आती है। तो माइक्रोवेव क्यों होती है? वो गर्म कर सकती है, वो हीट को ट्रेवल कर सकती है, यानी कि वो एनर्जी को ट्रेवल करा सकती है। तो द मेकअप रूम, जो मेकअप रूम था वहां का हेयर कटिंग सैलून की जैसे दिखता था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे एंगल्स पे, यानी कि इधर उधर हर तरफ क्या लगी थी? लाइट्स लगी थी, लगभग दर्जन भर लाइट्स लगी थी। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स, और वो सभी की सभी कैसी लाइट्स थी? इनकैंडेसेंट, यानी कि प्रोड्यूसिंग हीट और बर्निंग, यानी कि जब उनको ऑन किया जाता तो बहुत हीट प्रोड्यूस करती थी, इसलिए वो इनकैंडेसेंट थी। सो यू कैन इमेजिन द फायरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो आप समझ सकते हो जिनका मेकअप किया जाता होगा उनको कितना फायरी मिजरी, यानी कितना दयनीयता होती, कितना ज्यादा उनको पसीना टपकाना पड़ता होगा अगर उनको वहां पर बैठा करके मेकअप किया जाता होगा। क्लियर है सभी को?
द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई बंगाली, सबसे पहले जो मेकअप डिपार्टमेंट था एक बंगाली के द्वारा हेड किया गया, उसका जो मेन था बंगाली था। हु बिकेम टू बिग फॉर द स्टूडियो एंड लेफ्ट, जो कि भैया उसको लगने लगा कि भैया मैं अब स्टूडियो के हिसाब से बहुत बड़ा हो चुका हूं, तो उसने छोड़ दिया उस जगह को। He was succeeded by a महाराष्ट्रियन, उसके बाद वहां पर एक महाराष्ट्रियन काम करने के आया, उसके बाद एक धारवाड़ कन्नडिगा काम करने के लिए आया, उसके बाद एक आंध्र प्रदेश का व्यक्ति आया, फिर एक मद्रास का इंडियन आया, फिर उसके बाद एंग्लो बर्मीज व्यक्ति आया, फिर एक लोकल तमिल से आ गए उसके बाद, यानी कि इतने सारे लोग एक के बाद एक आ रहे हैं और सब अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के हैं। इसीलिए यहां पर बोला गया ऑल दिस शोज दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन द नेशनल इंटीग्रेशन। ये बोल रहे हैं AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण से पहले से ही ये जो जेमिनी स्टूडियोज था ये नेशनल इंटीग्रेशन का काम कर रहा था, यानी कि देश को जोड़ने का काम कर रहा था, एकता को इंटीग्रेट करने का काम कर रहा था। कैसे बोल सकते हो? क्योंकि यहां पर कई सारे धर्मों के, कई सारी प्रजाति के, कई सारे रंग रूप के लोग काम करने आते थे। क्लियर होगा सभी को? यहां तक आगे बढ़ चलते हैं। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू अ हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस। अब यहां पर बेटा ह्यूमर का यूज किया गया। किसका यूज किया गया है? ह्यूमर भी और सटायर भी है ना। यहां पर सटायर का यूज किया गया है, एक तरीके से तंज कसा गया है। कैसे बोला गया है? अधिकतर आप जानते होंगे आदमी को जब आप मेकअप करते हो तो सुंदर बनाने के लिए। अभी आप रानू मंडल जी को देखिए जिन्होंने गाना गाया था, कौन सा जिन्होंने गाना गाया था, मुझे ट्यून याद आ रही लेकिन नाम नहीं याद रहा, कोई नहीं, चलते। ये जो पूरी की पूरी गैंग थी ना, कौन सी गैंग? ये जो पूरे के पूरे मेकअप डिपार्टमेंट वाले बंदे थे, किसी भी ढंग के अच्छे बंदे को, मेकअप मैन को बदल सकते थे डिसेंट लुक, किसी भी अच्छे दिखने वाले व्यक्ति को, डिसेंट लुकिंग व्यक्ति को बदल सकते थे हिडियस क्रिम्सन ह्यूड। हिडियस का मतलब है अगली, क्रिम्सन का मतलब होता है रेड, एकदम लाल लाल पोत देते थे उसको, एकदम मॉन्स्टर बना देते थे भैया, दानव बना देते थे। विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड, भैया पैनकेक्स लगा करके, और ये लोग अपना भी लोकल कुछ गोला गाली करके पोषण और लोशन बनाते थे और लगाते थे, चिपड़ देते थे, एकदम बहुत खराब लगने लगता था। जैसे यहाँ पर अभी ठीक ठाक दिख रही है और यहाँ पे इनको बना दिया गया है इसी तरीके से हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर, है ना। रानू मंडल जी का जिस तरीके से यहाँ पर काम किया गया ना, किस तरीके से गंदी तरीके से मेकअप किया है, वैसे ही इन लोगों खतरनाक मेकअप करते थे। दोस्त वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, और उस समय इंडोर शूटिंग हुआ करती थी। आज के समय आप स्विट्जरलैंड चले जाते हो, है ना, बरमूडा चले जाते हो, कहीं पे भी चले जाते हो, या USA चले जाते हो, इधर उधर चले जाते हो आप लोग करने के लिए अपनी मूवीज की शूटिंग, लेकिन तब के समय इंडोर शूटिंग्स हुआ करती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शॉट आउटसाइड, है ना, और केवल 5% मूवीज ऐसी होती थी जो आउटसाइड जाकर के आपको बनानी पड़ती थी। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल द मूवी। अब यहां पर बोल रहे हैं आपके जो अशोक मित्रन जी हैं कि जो मूवी डायरेक्टर्स होते थे उनको शायद ऐसा लगता था कि इन सभी लोगों को रिप्रेजेंटेबल लगाने के लिए, कि देखने में सही लगे पूरी जनता को, लोगों को, इसलिए इनको कैसा बना देते थे, एकदम बुरी तरीके से, अजीब से दिखा करते थे ये लोग, बड़े मतलब कि उनको इतना ज्यादा पोतापाती कर दी जाती थी, ठीक है ना। यहां पर मजाक किया जा रहा है एक तरीके से। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा आ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, और एक स्ट्रिक्ट हायरार्की मेंटेन की जाती थी। हायरार्की का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं किसी कंपनी मालिक हूं और मेरा नाम है A, अब मेरे अंदर काम करने वाले 2 लोग हैं, एक का नाम है B और एक का नाम है C, ठीक है। अब B के अंदर काम करने वाले 3 लोग हैं जिसका नाम है D, E और F, और इसी तरीके से C के नीचे काम करने वाले 3 लोग हैं भैया I, J और K। तो आपने देखा ये हो गई भैया हायरार्की, है ना। I जो है C को रिपोर्ट करेगा, C जो है A को रिपोर्ट करेगा, B A को रिपोर्ट करेगा, E B को रिपोर्ट करेगा, यानी इस तरीके से एक तरीके से आपने सिस्टम बना दिया सुपीरियरिटी वाला। तो स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। जो चीफ मेकअप मैन होता था, यानी कि जो मुख्य सजाने वाला व्यक्ति हुआ करता था, वो जो चीफ मूवी के एक्टर्स और हीरो और हीरोइनों को अगली बनाता था, यानी कि उनको लीपापोती करता था। सीनियर असिस्टेंट जो होता था वो भैया सेकंड हीरो और हीरोइन को करता था, यानी कि हीरो हीरोइन के बाद जो रोल्स आते हैं उसी के बाद जूनियर आर्टिस्ट को कौन करता था? मेन कॉमेडियन कर देता था। और साथ ही साथ सो फोर्थ द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। और जो लोग भैया क्राउड में करते थे, मान लो गाना चल रहा है थंगाबली, है ना, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, अब भैया ये तो चिंताता कर रहे हैं, बाकी पीछे जो इतने सारे गाने बज रहा है तो बाकी भी तो पीछे लोग चिंताता कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हुए? क्राउड प्लेयर्स। इन सभी क्राउड प्लेयर्स को पोतापाती करने के लिए, इनको सजाने के लिए कौन होता था? ऑफिस बॉय नाम का बंदा हुआ करता था। कौन हुआ करता था? ऑफिस बॉय। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड वन ऑफिस बॉय। ये बोल रहे भैया हमारे यहाँ भी एक ऑफिस बॉय था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जायंट वेसल एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। वेसल का मतलब है पात्र, है ना, कोई बर्तन। जब क्राउड शूटिंग होती थी तब आप इस बंदे को देख सकते थे, ऑफिस बॉय को, भैया लगा रहता था लोगों को पोतने में, एकदम सटा बली सी बाल्टी लेता था, बाल्टी मिलाता था अपने रंग, ये मारा रंग भैया देख लोपम लोप पोतम पोती मताना शुरू कर देता था।
द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर, पोर का मतलब क्या होता है, एक एक छिद्रांश जो आपके शरीर पर, मान लो मेरे छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं तो ये भैया छेद जो है। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। और यहां पे आइडिया क्या रहता था कि भैया जितने भी इनके बाल हैं, जितना भी इनके शरीर पर क्या बोलते हैं छेद है, उन सभी को भर देना है किससे, मेकअप से। ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय, आखिरकार बोलने में जब भले वो ऑफिस बॉय है पर वो बॉय होता नहीं था, सॉरी। He was in his early 40s, जो हमारे यहाँ ऑफिस बॉय था वो लगभग 40 साल का हुआ करता था। Having entered the studio years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director or lyrics writer, he was a bit of poet. हालांकि उसने जब सिनेमा में कदम रखा था, स्टूडियो में कदम रखा, तो उसने सोचा था कि क्या बन सकता है, उसने सोचा था स्टार एक्टर बनेगा। एक्टर नहीं बन पाया तो स्क्रीन राइटर बन जाएगा, स्क्रीन राइटर नहीं बन पाया तो डायरेक्टर बन जाएगा, वो भी नहीं बना तो लिरिक्स राइटर तो बन ही जाएगा, और कुछ नहीं बने तो भैया पोएट्री कर लेंगे। पर बना क्या, ऑफिस बॉय बन गया बेचारा। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, और उन दिनों में कहां काम किया करता था, एक क्यूबिकल, एक छोटे से कमरे में काम किया करता था। आई यानी कि अशोकामित्रन ऑथर की बात हो रही है। टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, और दोनों तरफ भैया फ्रेंच विंडोज हुआ करती थी, काफी खुली खुली विंडोज थी। आई डिडंट नो एट दैट टाइम दैट वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, हालांकि जब मैं काम करता तब मुझे भी नहीं पता था इनको फ्रेंच विंडोज बोलते हैं। सीइंग मी सिटिंग एट माय डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे एंड इन डे आउट, most people thought I was doing next to nothing. It was likely that the boss thought likewise too, so anyone who felt I should be given some occupation would barge into the cubicle and deliver an extended lecture. अब बता रहे हैं अशोकामित्रन की कैसे ये काम किया करते थे। ये बोल रहे हैं कि एक क्यूबिकल में काम करते थे जिसके दोनों तरफ भैया फ्रेंच विंडोज लगी हुई थी, हालांकि इनको भी नहीं पता था वो फ्रेंच विंडोज है। अरे भैया खुली खुली सी विंडोज होती हैं जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो जब भी कोई देखता था कि यार पूरा दिन पेपर काटा करता है, तो सबको लगता था कोई ढंग का काम नहीं करता है। इवन जो बॉस थे यानी एसएस वासन, उनको भी लगता था कोई इसका काम इंपॉर्टेंट नहीं। इसलिए जब भी किसी को लगता था कि भैया इसको कुछ काम दिया जाना चाहिए, ऑक्यूपेशन देना चाहिए, कोई भी इसके कमरे में एकदम घुस आता था। बार्ज का मतलब क्या है, टू पुश पीपल आउट ऑफ द वे इन ऑर्डर टू गेट पास देम, है ना। एकदम से इनके कमरे में कोई भी आ जाता था और उनको लंबा चौड़ा लेक्चर दे करके चला जाता था। The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in the department fit only for the barbers and perverts। अब देखो, जो ये ऑफिस बॉय वाला बंदा है, जब इसके पास काम नहीं होता तो ये मेरे वाले कमरे में आता था, मेरे क्यूबिकल में आता था और मुझे बताता था, मुझे एनलाइटन करता था कि किस तरीके से इसका जो पोएटिक लेवल है, इसको इतनी अच्छी पोएट्रीज आती है, दुनिया भर का ज्ञान है, ये सबका सब वेस्ट हो रहा है। इसको लगता था कि भैया मेरे पास इतना नॉलेज है, फिर भी मैं यहाँ पर सिर्फ लिपापुती का काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा काम नहीं दिया गया। आगे अगर आप पढ़ोगे तो आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। एपिक्स यानी कि बड़ी बड़ी कहानियों से। और मैं यानी कि अशोकामित्रन जी बोले, मैं हमेशा सोचता था यार यहाँ पे क्राउड शूटिंग चलती रहे तो ये भैया ये आदमी बिजी रहेगा तो मेरे पास नहीं आएगा अपनी बड़ी बड़ी कहानियां बताने, यानी कि बोर करता होगा उनको। आगे देखते हैं, इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्यूरिएशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कोवर्टली, एंड दिस मैन of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to the Kothamangalam Subbu. Subbu was the number 2 at the Gemini Studios. He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. आगे पढ़ते हैं, तो सभी मामले में आप देखते हो कि भैया जब हम लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, असफल होते हैं, तो हम लोग किसी ना किसी व्यक्ति को, किसी ना किसी समस्या को एक रीजन बना लेते कि यार मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि ये समस्या थी, मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि पापा ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरा बड़ा भाई मेरे से दूर रहता था। जो भी आप रीजन बना रहे हो, अल्टीमेटली अपने आप को खुश करने के लिए कोई ना कोई रीजन देते ही हो। तो इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्यूरिएशन यू विल ऑलवेज फाइंड एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन। आप हमेशा देखते हो कि भैया आपको जो गुस्सा किसी एक आदमी के लिए निकल रहा है, ओपनली या तो खुले तौर पर या फिर कोवर्टली यानी कि छुपे तौर पर, है ना, सीक्रेटली। कोवर्ट ऑपरेशन है ना, हम लोगों ने किया था ना उरी में। कोवर्ट ऑपरेशन क्या था भैया, छुपे तरीके से किया, जाकर के मार के चले आए। एंड दिस मैन ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट, और ये जो मेकअप डिपार्टमेंट वाला व्यक्ति है यानी कि जो ऑफिस बॉय है, ये कन्विंस है कि भैया इसकी सारी की सारी दिक्कतों का, सारे के सारे दुखों का कारण, सारे के सारी इसकी जो डिसऑनर, जो इसको इज्जत नहीं मिल रही, इसको जो निग्लेक्ट करते हैं लोग, इन सभी का कारण कौन है, कोठामंगलम सुब्बू। कोठामंगलम सुब्बू अभी नया प्राणी कौन है, कोठामंगलम सुब्बू है हमारा नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। यानी कि सबसे ऊपर तो भैया कौन है, एसएस वासन यहाँ के बॉस हैं, और एसएस वासन के बाद अगर यहाँ पर किसी का दबदबा चलता है तो वो कौन है, वो है कोठामंगलम सुब्बू। कौन है भैया, कोठामंगलम सुब्बू। ओम मंगलम मंगलम कमान लव। चलो आगे बढ़ते हैं। मोर इनकरेजिंग, हालांकि ही कुडंट हैव हैड अ मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। और वो बोल रहा है यहाँ पर कौन, जो हमारे अशोकामित्रन जी हैं, कि भैया ये जो व्यक्ति है ना हमारा कोठामंगलम सुब्बू, इनके पास भी कोई बहुत ज्यादा नॉलेज या बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं है, जितना हमारे मेकअप बॉय के पास है उतना ही उनके पास भी है। ऑन द कॉन्ट्ररी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स। और ये भी बोल रहे हैं इस बात के इतर
he must have had to face more uncertain and difficult times, कि जब कोठामंगलम सुब्बू ने अपनी तैयारी शुरू की होगी, है ना, जब इन्होंने सोचा होगा कि ये लोग फिल्म में काम करेंगे, तब उनके लिए उनका दौर थोड़ा कठिन रहा होगा, उनको ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा. फॉर व्हेन ही बिगेन, क्योंकि जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, देयर वाज नो फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज. उस समय जब इन्होंने अपना करियर शुरू किया था, तब भारत में कोई भी प्रोड्यूसिंग कंपनी नहीं हुआ करती थी जो बहुत अच्छे तरीके से दबदबा बनाए हो, या फिर कोई स्टूडियो हो जिसका सब लोग जानते हो, ऐसा कुछ भी नहीं था. Even in the matter of education, especially formal education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy. और ये भी बोल रहे हैं कि अगर हम सिर्फ शिक्षा दीक्षा की बात करें तो उसमें भी जो कोठामंगलम सुब्बू है हमारे ऑफिस बॉय से ज्यादा नॉलेज नहीं रखते होंगे. But by virtue of being born in Brahman, a virtue indeed, he must have had exposure to more affluent situations and people. अब ये बोल रहे हैं वर्च्यू का मतलब क्या है? वर्च्यू यानी कि एक तरीके से इनके साथ अच्छाई हो गई. ये भी बोल सकते हो कि भैया एक नहीं होता, वरदान था इनके पास एक तरीके का. वरदान क्या था कि भैया किसी तरीके से ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए. और आप जानते हो जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं तब ब्राह्मण अपने आप को सोसाइटी में ऊपर मानते थे और ब्राह्मण की बहुत ज्यादा इज्जत थी. तो क्योंकि इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, इसीलिए इनको एक्सपोजर अच्छा मिला, इनको ज्यादा अच्छे लोगों से मिलने को मिला, ज्यादा अच्छा ज्ञान मिला, ज्यादा अच्छे लेवल की शिक्षा दीक्षा मिली, ज्यादा अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आए, इसलिए शायद इनका इतना अच्छा वोकाल बन गया एक टाइम पे आके. ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म. अब देखो, अब इन व्यक्ति कोठामंगलम सुब्बू की सारी पॉजिटिव चीजें आप यहां पर जानोगे कि भले ही इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक फ्लॉप फिल्म दी थी, इन्होंने एक फिल्म बनाई जो कि फ्लॉप हो गई, लेकिन तब भी ये हमेशा इनके पास ऐसी एबिलिटी थी, हमेशा चीयरफुल दिखते थे, हमेशा पॉजिटिव दिखते थे, हंसते खुशी वाले दिखते थे. ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, इनके पास हमेशा ही दूसरों के लिए काम हुआ करता था. ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, ये कभी भी अपने लिए चीजें नहीं करते थे, अपने अकेले नहीं कर पाते थे. बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली एंड टर्न्ड हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज. ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म्स. अब चूंकि इनका जितना भी ध्यान था इस चीज पर रहता था कि जो जेमिनी स्टूडियो से ऊपर जाए, इनका पूरा का पूरा जो लॉयल्टी थी अपने बॉस को थी, यानी कि एसएस वासन जी को थी. यहां पर दिखाया था ना, एसएस वासन जी को लेकर के पूरी तरीके से लॉयल थे, फ्लैटरी नहीं करते थे, चापलूसी नहीं करते थे, लेकिन जो काम में मदद कर सकते थे पूरी मदद करते थे. इसीलिए क्या थे? टेलर मेड थे. टेलर मेड एक इडियम है जिसका मतलब होता है बीइंग परफेक्ट फॉर समथिंग. जब आप किसी चीज के लिए एकदम बेस्ट होते हो तो बोलते हैं टेलर मेड, भैया टेलर ने बनाया आपको इसलिए आप बेस्ट हो. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. हियर वाज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड. ये एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा अगर इसको बोला जाए कि भैया आपसे कुछ जरूरत, तो इंस्पायर हो जाता था कि हाँ चलो मैं अपना पूरा 100% दूंगा. दैट, अब यहां पर बहुत प्यारा सा एग्जांपल आएगा. The rat fights the tigress underwater and kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say. अब यहां तक रुकते हैं केवल. एक बार ऐसा था भाई कि जो प्रोड्यूसर था उसको एक सीन करना था, और उस सीन में कुछ ऐसा था कि भैया एक चूहे की और एक चीता की पत्नी, यानी कि चीता की अब फीमेल वर्जन को क्या बोले, है ना, चीता और एक रैट की लड़ाई हो रही थी. वो भी कहां पर? पानी के अंदर. और उसमें भी भैया जीता कौन? चूहा जीत गया, जिसने मार दिया किसको? भैया चीता को मार दिया. और अब उसको दया दिखानी है, चूहे को दया दिखानी है जो चीते के बच्चे हैं, उसको दिखाया, और मेरा बच्चा कोई बात नहीं, मेरा बच्चा कोई बात नहीं, मेरा, है ना, टेंट्स देम लविंगली. और उनको प्यार से बड़ा भी करना है, उनका लालन पालन भी करना है. अब उसके पास आइडियाज नहीं प्रोड्यूसर के पास कि इस सीन को कैसे हम लोग क्रिएट करें. तो भैया सुब्बू वुड कम आउट विद 4 ways of the rat pouring affection on its victims of spring. भैया सुब्बू चला आएगा 4 तरीके लेकर के. कितने? 4 तरीके लेकर के. भैया ये तरीका अपना लो, ये तरीका अपना लो, ये तरीका अपना लो, ये तरीका अपना लो, जिससे ये जो कौन है भैया, पोरिंग अफेक्शन विक्टिम्स ऑफ, भैया ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे की. किस तरीके से जो रैट है ना, चूहा है, ये ऑफ स्प्रिंग यानी कि बच्चे. किसके बच्चे पर भैया? विक्टिम कौन है? जो हार गया. हार कौन गया? टाइगर हार गया यानी कि मर गया. टाइगर को मारने के बाद टाइगर के बच्चों पर किस तरीके से प्यार दिखा सकता है? पोरिंग का मतलब उड़ेल सकता है चूहा. आगे, गुड बट आई एम नॉट श्योर इट्स इफेक्टिव एनफ, द प्रोड्यूसर वुड से. और जैसे ही प्रोड्यूसर ये कहेगा कि भैया अच्छा तो है लेकिन मुझे उतना ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं आपके आइडियाज, इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स. भाई साहब वो 4 आइडिया के बाद 14 और आइडियाज दे देगा अगर आपको इसके 4 आइडियाज नहीं पसंद आए. इसलिए फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद अ मैन लाइक सुब्बू अराउंड, and ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years. It was Subbu. और ये सुब्बू ही था जिसने भैया Gemini Studios को इसके golden years में इतना सपोर्ट किया. और ये भी बोला जा रहा है अगर आपके पास है ना, फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी. अगर कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा व्यक्ति है तो फिल्म मेकिंग कितनी सरल हो जाएगी प्रोड्यूसर के लिए. अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कोठामंगलम सुब्बू जैसा, जिसके पास आइडियाज भरे पड़े, जहां उसको कमांड किया जाएगा तुरंत वो इंस्पायर हो जाएगा अपनी, क्या बोलते हैं कि अपना बेस्ट देने के लिए. तो ऐसा व्यक्ति अगर आपके आसपास है तो आपका काम करने का जो एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा. आगे बढ़ेंगे तो सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट. हालांकि वो एक पोएट भी था, है ना, कवि भी था वो.
he was certainly capable of more complex and higher forms, हालांकि वो बहुत अच्छे लेवल की पोएट्रीज लिख सकते थे, तब भी डेलिबरेटली जानबूझकर वो ऐसे ही लिखते थे भैया पोएट्री, ताकि जो मासेज है, जो जनता है, उसको समझ सके। अब देखो पूरी जनता बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, कम दर्जे की पढ़ी लिखी होती है। अब देखो ये तो इनके पास तो नॉलेज है, पर उस नॉलेज की चीजें अगर ये लिखेंगे तो लोग समझेंगे नहीं, इसलिए अपने अपनी नॉलेज को थोड़ा करके लिखते थे चीजों को, ताकि जनता के समझ में आ सके चीजें। एंड his सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड एंड ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स। पेपर में पूछा जाता है भैया ये वाला स्टेटमेंट देकर के कि किस पर कौन भारी, इनकी फिल्म में जो अचीवमेंट वो भारी है या फिर जो इनकी पोएट्री में अचीवमेंट है वो भारी है। तो आपको याद रखना जो इन्होंने फिल्म में अचीव किया वो इनका भारी है, और जो फिल्म की अचीवमेंट से ओवरशैडो कर देती हैं, ड्वार्फ यानी कि बौना बना देती हैं इनकी पोएट्री की जो अकम्प्लिशमेंट्स हैं। ड्वार्फ का मतलब क्या, बौना बना देती है इनकी लिटरेरी अकम्प्लिशमेंट को, अचीवमेंट्स को। और ऐसे इनके क्रिटिक्स भी सोचते हैं। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, इन्होंने कई सारी ओरिजिनल पोएम्स बनाई इन फोक रेफरेन, फोक का मतलब क्या भैया, जनता के लिहाज से, एंड डिक्शन, और उनकी बोली में, उन्हीं की भाषा में। एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल, और एक बहुत ही लंबा चौड़ा नॉवल। स्प्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, वेरी वास्ट, बहुत बड़ा नॉवल लिखा है, जिसका नाम था थिल्लाना मोहनाम्बल। क्या नाम था, थिल्लाना मोहनाम्बल, विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एज्ड कैरेक्टर्स, जिसमें इन्होंने लगभग दर्जन भर डेफ्टली यानी कि बहुत ही समझदारी के साथ एज्ड यानी कि क्रिएट किए थे कैरेक्टर्स। अब आप जब कुछ बना रहे हो तो उसके अंदर कैरेक्टर डालोगे ना कि भैया ये हीरो, ये हीरोइन, ये विलेन, ऐसे करके। तो इन्होंने बहुत समझदारी के साथ डेफ्टली एज्ड यानी कि क्रिएट किए थे कैरेक्टर्स। ही क्वाइट successfully recreated the mood and manner of the देवदासीज of the early 20th century, और इन्होंने अपनी थिल्लाना मोहनाम्बलम में बहुत अच्छी तरीके से जो देवदासी सिस्टम था उसको क्या कर दिया था, रीबर्थ दे दिया था। देवदासीज क्या होती हैं, देवदासीज बेसिकली वो महिलाएं होती हैं, वो लड़कियां होती हैं जो अपना सर्वस्व भगवान विष्णु को यानी कि भगवान को क्या कर देती हैं, सुपुर्द कर देती हैं, और ना ही शादी करती हैं, ना ही अपने घर पे रहती हैं, वो मंदिरों में रहती हैं और भगवान के लिए पूरा दिन पूजा अर्चना करती हैं, और अपना पूरा सब कुछ, अपना जीवन, अपना एवरीथिंग दे सुपुर्द टू, दे भगवान के हवाले कर देती हैं। आगे बढ़ेंगे। He was an amazing actor. ही कौन, कोठामंगलम सुब्बू की अभी बड़ाई चल रही है। कोठामंगलम सुब्बू एक बहुत ही बढ़िया एक्टर थे, अमेजिंग एक्टर थे, ठीक है ना। साथ ही साथ ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स, हालांकि उनको कभी लीड रोल्स नहीं मिले, पर तब भी जो भी उन्होंने सब्सिडियरी रोल किए भैया वो इतने अच्छे होते थे कि जो लीड रोल होता था उससे भी अच्छा कर जाते थे। ही हैड अ जेन्युइन लव, और भैया जनता को लेकर के, लोगों को लेकर के उनमें बहुत प्यार था। ही केम अक्रॉस, जिससे भी वो मिलते थे, केम अक्रॉस का मतलब जिसके भी वो मिलने में आते थे, जिससे भी मिल जाते थे। हिज हाउस वाज अ परमानेंट रेसिडेंट फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेस, जो भी जान पहचान के लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, जान पहचान के थोड़े हैं, जान पहचान बहुत ज्यादा, उन सभी के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, उनके घर में हमेशा ये लोग पाए जाते थे। इट सीम्स अगेंस्ट सुब्बूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वाज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मेनी ऑफ देम, और ये बंदा अपने घर में जाने कितने लोगों को फीड कर रहा है, यानी कि खाना खिला रहा है ना, वहां पर रहने दे रहा है और सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं, सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो इतना चैरिटेबल है, जो इतना ज्यादा दयाशील है, इतना ज्यादा इम्प्रोविडेंट है, जो लोगों की मदद कर रहा है। एंड येट ही हैड इनेमीज, और ऐसा होने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति के इनेमीज हैं, ऐसे व्यक्ति के दुश्मन है। कैसा ऐसा संभव हो सकता है, दुश्मन कौन है? वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, कहीं ये ऐसा तो नहीं उसके दुश्मन इसलिए क्योंकि वो बॉस से बहुत ज्यादा इंटीमेट यानी कि बहुत ज्यादा उनसे खास संबंध रखता है ऐसे श्वासन से, और वॉज इट इज जनरल डेमिन्योर दैट रिसेंबल्ड अ साइकोफेंट, या फिर उनका जो देखने में शायद ऐसा लगता हो कि एक साइकोफेंट है, यानी कि क्या है भैया, फ्लैटरर है, जाके चापलूसी करते होंगे, ऐसा देखने में लगता है, शायद इसलिए हो सकता है। और इज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर शायद इसलिए क्योंकि वो सभी से अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, यानी कि इनमें सब पॉजिटिविटी भरी पड़ी है। इन एनी केस देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू, लेकिन यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है, यानी कि मेकअप डिपार्टमेंट कौन है, ऑफिस बॉय, जो इसके लिए डायरेस्ट यानी कि बुरी से बुरी चीज सोच सकता है कि भैया इसकी कार पलट जाए, है ना, इसका करियर खत्म हो जाए सुब्बू का, इस तरीके की चीजें सोच सकता है। If you move forward, you watch Subbu, you saw Subbu always with the boss, है ना, तुम हमेशा सुब्बू को किसके साथ देखोगे, बॉस के साथ, ऐसे श्वासन के साथ। बट इन द अटेंडेंस रोल्स, लेकिन अटेंडेंस रोल्स में ही वाज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड स्टोरी डिपार्टमेंट। ये किस डिपार्टमेंट में काम करता था, एक स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता था, कंप्राइजिंग अ लॉयर, और इस डिपार्टमेंट में एक लॉयर भी था, एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स, और इसमें कई सारे राइटर्स थे और पोएट्स थे। द लॉयर्स वाज आल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, हालांकि जो लॉयर था वो लीगल एडवाइजर के नाम से जाना जाता था, बट एवरीबडी रेफर्ड टू हिम एज द अपोजिट, लेकिन हर कोई उसे उसके इतर मानता था। क्यों? क्योंकि एक बार ऐसा हुआ, इन एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, ब्लू ओवर यानी कि एंग्री, एकदम पसड़ जाना, गुस्सा कर देना। व्हाइल एवरीबडी स्टूड स्टर्न्स, द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। अब देखो हुआ क्या, एक बार एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी जो कि एकदम फैल गई, ब्लू ओवर यानी गुस्सा दिखाने लग गई प्रोड्यूसर को, सभी लोग जब एकदम स्टंड थे यानी कि एकदम शॉक्ड थे, उसी समय जो लीगल एडवाइजर यानी कि एडवोकेट, उसने अपना रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन कर दिया, यानी कि उसका रिकॉर्ड करने लग गया वॉइस को। और उसके बाद क्या किया, व्हेन द एक्ट्रेस
paused, और जब एक्ट्रेस थोड़ी देर के लिए रुकी भैया सांस लेने के लिए, the lawyer said to her, लॉयर ने कहा भैया 1 minute प्लीज, क्या आप 1 मिनट साइड में आएंगी, and played back the recording, और फिर से उसकी रिकॉर्डिंग उसको सुना दी. There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress tirade against the producer. अभी वर्ड्स आए हैं, nothing incriminating. incriminating का मतलब क्या भैया, कुछ ऐसा भी जो बहुत ज्यादा ऐसा गंदा हो, जो ऐसा क्राइम भी नहीं था कि उसको गिल्टी फील करना पड़े, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा बैड चीज नहीं थी. अनमेंशनेबली बैड नहीं बोला था, जो भी बोला था. एक्ट्रेस टायरेड, उसका जो गुस्सा था इतना भी खतरनाक नहीं था, लेकिन उसने क्या कर लिया, उसका रिकॉर्डिंग कर ली. बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन, लेकिन जब उसने खुद की वॉइस को दोबारा से सुना, दो द साउंड इक्विपमेंट से शी वाज स्ट्रक डम, भैया उसका एकदम डम हो गई, एकदम कुछ दिमाग उसका काम करना बंद कर दिया, एकदम से पगला गई. ये क्या हो गया, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया क्या, इतना कुछ कर दिया क्या. अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस दैट जनरली प्रीसीड अ पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ क्या लिखा है, कैटापुल्टेड इनटू. अब ये एक ऐसी बंदी है भाई, कैटापुल्टेड का मतलब होता है जब आप किसी को पुश करते हो, है ना, किसी को धकेल देते हो इस तरीके से. जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली धकेलो, कभी कभी ऐसा सिचुएशंस आपको कुछ करने के लिए धकेल देती हैं. तो ये एक ऐसी बंदी जो कंट्री साइड से, कंट्री साइड का मतलब जो गांव देहात से है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी समाज से नहीं आती है, लेकिन सुंदर होगी, टैलेंटेड होगी, इसीलिए उसको इस मुकाम, ये मुकाम बहुत जल्दी पा गई, इतनी सक्सेसफुल क्या बन गई, एक्ट्रेस बन गई. और उसको वो जो वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस यानी कि आप धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से सीखते चलते हो कि कहां पर किस तरीके से बात करना है, सोफिस्टिकेशन रखनी होती है, कैसे आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ बात रखनी होती है, अपने गुस्से को भी किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, वो सब आप नहीं सीख पाई हैं जब आप. तो उसने जब ये गुस्सा दिखा दिया तो उसका रिकॉर्डिंग वीडियो बना लिया. तो सी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर सी फेल्ट दैट डे, और उसके बाद से वो कभी भी जो उसने डर महसूस किया, उस डर से कभी भी बाहर निकल के नहीं आ पाई. दैट वाज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, और ये उसके जीवन का ब्रीफ और ब्रिलियंट एक्टिंग करियर का क्या हो गया, अंत हो गया. द लीगल एडवाइजर हु वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट हर सैड एंड, और जो लीगल एडवाइजर है ना चाहते हुए, अनविटिंगली का मतलब क्या है, अनवांटिंगली, यानी कि बिना चाहते हुए भी उसने क्या किया, उसके करियर का भैया एंड करवा दिया था. चाहा नहीं था लेकिन हो गया. While every other member of the department wore a kind of uniform खादी धोती with a slightly oversized and clumsily tailored white खादी शर्ट. हालांकि जितने भी वहां के स्टोरी डिपार्टमेंट के लोग हुआ करते थे, वो लोग क्या पहनते थे, खादी धोती पहनते थे, और एक थोड़ा सा ओवर साइज क्या पहनते थे भैया, क्लमजली, अजीब सी टेलर की हुई खादी शर्ट पहना करते थे. वहीं पर जो लीगल एडवाइजर था उसको क्या पहनना पड़ता था, पैंट्स पहनना पड़ता था, टाई पहनना पड़ता था, और कभी कभी तो एक कोट पहनता था जो कि कोट ऑफ मेल की तरीके दिखता था. मेल यानी कि जो भैया सिपाही नहीं होते जिनके ऊपर भैया ऊपर से काफी कुछ बांध देते हैं भैया, सोने चांदी का, या फिर बोल सकते हैं कि भैया स्टील का, ताकि अगर उस पर प्रहार हो तो जल्दी से उनके अंदर तक वार ना लगे. तो वैसा मेल की तरीके उसका कोट लगता था कभी कभी. ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, कभी कभी बहुत बार ऐसा होता तो अकेला लगता था और हेल्पलेस लगता था. अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन द क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गाधियाइट्स एंड खादियाइट्स. ये एक ऐसा बंदा जो फैक्ट्स के बेस पर बात करता था, क्योंकि भैया इसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, इसने आईपीसी पढ़ी, इसने सीआरपीसी पढ़ी, और यहां पर ही जितने लोग हैं सभी के सभी क्रिएटिव लोग हैं, है ना. ये सभी लोग कल्पनात्मक बातें करते हैं, फैक्ट्स की बातें नहीं करते, क्योंकि ये सभी के सभी पोएट्स हैं. इन सभी पोएट्स के बीच में एक न्यूट्रल आदमी था. ये पोएट्स कैसे थे, गांधीआइट्स थे, खादियाइट्स, यानी गांधी जी को और गांधी को बहुत पसंद करते थे, इसलिए खादी को भी पसंद करते थे. Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancakes were used on it, not much came out of the film. Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in the all human history where the lawyer lost his job because the poets were asked to go home. एक बार ऐसी कोठामंगलम सुब्बू ने भैया एक मूवी बनाई जिसमें काफी कुछ खर्चा वर्चा हुआ, लेकिन मूवी अच्छी नहीं चली, तो भैया जो बॉस थे एसएस वासन, उन्होंने पूरा स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया. और ये पहली बार था कि जब पोएट्स की नौकरी जा रही थी तो पोएट्स के साथ साथ एक लीगल एडवाइजर यानी कि एक वकील की नौकरी भी जा रही थी, क्योंकि इसी डिपार्टमेंट के अंदर वो भी काम किया करता था. आगे बढ़ेंगे. जेमिनी स्टूडियो वाज द फेवरेट हॉन्ट. हॉन्ट का मतलब होता है घूमने की जगह हुआ करती थी पोएट्स के लिए, जैसे कि एसडीएस योगियार के लिए, संधू सुब्रमण्यम के लिए, कृष्णा शास्त्री के लिए और हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय के लिए. इट हैड एन एक्सीलेंट मेस व्हिच सप्लाइड गुड कॉफी एट ऑल द टाइम्स ऑफ द डे फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द नाइट. और इतना प्यारा यहाँ की मेस थी, इतना प्यारी कैंटीन थी, जहां पर आपको पूरे दिन खाना मिल सकता था, पूरे दिन आपको नाश्ता मिलेगा, और आपको चाय भी मिल सकती है, कॉफी मिल सकती है. पूरे दिन तो मिलती थी, रात में भी मतलब मोस्टली मिला करती थी. Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. और ये वो दिन हुआ करते थे जब कांग्रेस का रूल था. कांग्रेस का रूल यानी कि प्रोहिबिशन का रूल, आप ज्यादा जा नहीं सकते हैं, लोगों से मिल नहीं सकते, इन काइंड ऑफ दैट ना, समथिंग लाइक दैट. और अगर आपको एक ऐसी जगह मिल गई जहां जाकर के आप चुस्की ले रहे हो चाय की, आपके दोस्त हैं आपके साथ, आप उनसे डिबेट कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, तो ये जेमिनी स्टूडियोज एक अच्छी जगह मानी जाएगी इंटरटेनमेंट के लिए. बैरिंग यानी कि एक्सेप्ट के सिवाय, बैरिंग का मतलब के सिवाय, ऑफिस बॉय को छोड़ करके और कुछ
क्लर्क को छोड़ करके वहां पर जो भी था भैया स्टूडियो में रहने वाले भैया सभी लोग लेज्योर यानी कि आनंद का मजा लेते थे। अ प्री रेक्विजिट फॉर पोएट्री, पोएट्री के लिए जो कि जरूरी है ना, खाली टाइम का भैया मजा लेते थे, क्योंकि पोएट्री लिखने के लिए आपको विचार आने चाहिए और विचार तभी आएंगे जब आपका दिमाग शांत होगा। दिमाग शांत तभी होगा जब आप थोड़ा खाली बैठोगे, अपने साथ समय बिताओगे। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी, उनमें से अधिकतर लोग खादी पहना करते थे और भैया गांधी जी को बड़ा वर्शिप किया करते थे। बियॉन्ड दैट, इससे ज्यादा उनको जरा सा भी, फेंटिएस्ट का मतलब जरा सा भी अप्रिशिएशन नहीं था पॉलिटिकल थॉट से, यानी कि उनका जरा सा भी पॉलिटिक्स से उनका रिलेशन नहीं था ऑफ एनी काइंड। नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, और ये सभी के सभी लोग कम्युनिज्म यानी कि संप्रदायवाद के बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे। क्यों थे भैया? अ कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन, इनके लिए ऐसा लगता था, ये लोग मानते थे कम्युनिस्ट जो होता है, एक संप्रदायवादी आदमी जो होता है, सांप्रदायिक आदमी जो होता है भैया, कैसा व्यक्ति होता है भैया? वो एक गॉडलेस मैन होता है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। एक ऐसा व्यक्ति इसमें ना तो फिलियल लव है ना ही कॉन्जुगल लव है। फिलियल यानी कि ना तो उसे अपने बच्चों के लिए लव है, ये सारे इधर लिखे हैं भैया, देख लेना पीडीएफ जब मिले। ना तो उसे अपने बच्चों के लिए कोई भी प्यार है, ना तो उसे कॉन्जुगल, ना अपने पति पत्नी के लिए कोई भी प्यार है। ही हैड नो कंपंक्शन, और उसे गिल्टी भी नहीं होगी अगर उसके अपने खुद के माता पिता को मारना पड़ जाए, अपने बच्चों को मारना पड़ जाए। ही वाज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग द इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल, और वो हमेशा बाहर निकला रहता था लोगों के बीच ताकि क्रिएट कर सके और फैला सके लोगों के बीच, जो भी इनोसेंट लोग हैं उनके बीच क्या फैला सके? वायलेंस फैला सके, उनके बीच गलत भावनाएं फैला सके। Such notions were prevailed everywhere else in South India at that time, naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets and Gemini studios. Evidence of it was soon forthcoming. अब ये सारी जो नोशंस थी, यानी कि जो रूमर्स थे, नोशंस कहाँ गया? रूमर्स थे, ये सारे के सारे कहाँ फैले हुए थे? आपकी साउथ इंडिया में फैले हुए थे। और अगर साउथ इंडिया में फैले हैं तो मद्रास में ही आपका जेमिनी स्टूडियो भी है, तो वहां पर भी सारी बातें आती थी। जो यहाँ के कवि थे गांधीइट्स और खादीइट्स, उनके मन में भी ऐसे विचार बने हुए थे। कितने सही थे कितने नहीं तो आपको आगे पता चलने वाला है। When Frank Buckman's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometimes in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. और जब फ्रैंक बकमैन की एक मोरल रिआर्मामेंट आर्मी, जिसे आप MRA भी बोल सकते हो, लगभग 1952 में भारत आई थी, तो उसे इससे जेमिनी स्टूडियो से अच्छा होस्ट नहीं मिला था। 200 स्ट्रॉन्ग का मतलब 200 लोग थे, स्ट्रॉन्ग का मतलब पीपल थे। दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो ने उनको होस्ट किया था। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, किसी ने उनको बोला था कि भैया ये लोग इंटरनेशनल सर्कस वाले हैं। दे वरंट वेरी गुड ऑन द ट्रिपीज एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स वाज आल्सो एट द डिनर टेबल। और ये लोग ट्रिपीज यानी कि इस तरीके की जो कलाएं होती हैं, जो रस्सी के माध्यम से इधर चले गए इधर हो गए, वो वाली कलाओं में बहुत अच्छे नहीं थे। और जो उनका एनिमल्स से जो उनका एक्वेंटेंस यानी कि जान पहचान थी। अब देखो, आपने देखा होगा जो भी सर्कस होते हैं वहां पे आप एनिमल्स का यूज जरूर करते हो। कहीं आप हाथी से साइकिल चलवाते हो, कहीं आप बंदर से भैया रोल एंड रोल करवाते हो। इनका जो जान पहचान थी किससे? जानवरों से। वो सिर्फ कहां होती थी भैया? डिनर टेबल पर, क्योंकि ये लोग सिर्फ जानवर खाते थे, है ना। वहां पे मुर्गा आ रहा है, भैंसा आ रहा है, जो भी खा रहे हो, बाकी उनके साथ कोई भी एक्ट नहीं किया करते थे, ये यहां पर मतलब है। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेस इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, लेकिन उन्होंने 2 प्लेस बहुत ही अच्छे किए थे। पहले का नाम था जोनाथन वैली और दूसरे का नाम था द फॉरगेटन फैक्टर। दोनों का नाम याद रखना, बार बार पेपर में पूछा गया है। आगे रैन सेवरल शोज इन मद्रास एंड अलोंग विद द अदर सिटीजंस ऑफ द सिटी द जेमिनी फैमिली ऑफ द 600 सॉ द फैमिली ओवर क्या the plays over and over again. The message of the plays were usually plain and simple homilies, but the sets and costumes were first rate. आपसे पूछा जाएगा भैया ये जो जेमिनी स्टूडियो में लोग आए थे MRA की मोरल रिआर्मामेंट आर्मी की, उनके क्या चीजें ऐसी थी जो सभी को पसंद आई? 2 चीजें थी, एक तो उनके सेट्स और दूसरा इनके कॉस्ट्यूम्स। अब देखो, बता रहे हैं भले ही उनको ट्रिपीज ना आता हो, भले ही वो जानवरों के साथ करतब ना दिखा पाते हो, लेकिन उन्होंने 2 प्लेस बहुत ही ज्यादा अच्छे मैनर में किए थे। एक का नाम था जोनाथन वैली और दूसरे का नाम था द फॉरगेटन फैक्टर। और यहां पर लगभग 600 लोग जो कहां पर काम करते थे, यहां पर इनकी क्या नाम है भाई, जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे। साथ ही साथ ये 200 लोग जो वहां के हैं MRA के, और भी बहुत सारी जनता आके देखती थी और बहुत लोग इनको अप्रिशिएट करते थे। मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली, है ना, terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had the scene of sunshine and scene of sunrise and sunset in the manner of the Jotham Valley with a bare stage and white background curtail and a tune played on the flute. अब देखो, बहुत समय तक मद्रास में ऐसे हुआ जो तमिल ड्रामा कम्युनिटी थी और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया, इंप्रेस हो गए थे किस चीज से? तमिल प्लेस। और बहुत सारे लोग थे जो इंप्रेस हो गए थे मद्रास की किस चीज से? इनकी जोथम वैली और फॉरगेटन फैक्टर के, जो इनका सनराइज और सनसेट का जो तरीका था ना वहां पे दिखाने का, वैसा ही हम लोग भी कॉपी करने लग गए थे। कैसे करते थे ये लोग? जोथम वैली में ही करते थे भैया, बेयर स्टेज, एकदम खाली स्टेज पड़ा होता था, एकदम व्हाइट बैकग्राउंड दिखता था और एक फ्लूट पर आवाज चल रही होती थी, बस इतना ही। इट वाज सम इयर्स लेटर देन आई लर्नड दैट द MRA वाज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू द इंटरनेशनल कम्युनिज्म एंड द बिग बॉसेस ऑफ द मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स। अब कुछ समय बाद मुझे पता चला था कि ये जो MRA है, मोरल रिआर्मामेंट आर्मी, ये बेसिकली एक काउंटर मूवमेंट थी कम्युनिज्म को लेकर के, और हमारे जो बॉसेस थे वो एक तरीके से खेले गए थे इनके हाथों से, क्योंकि इनको लगा था ये सर्कस है, लेकिन ये लोग तो एक मुहिम छेड़े हुए थे भैया एंटी कम्युनिज्म के खिलाफ, ठीक है ना, कम्युनिज्म के खिलाफ, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट वाज द इंडीड द केस फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ द थिंग्स
of these big bosses and their enterprises remained the same, MRA or no MRA, international communism or no international communism. अब देखो यहां पर आपको बताया जा रहा है, अब देखो जो बकमैन्स है किसकी थी एमआरए, एमआरए के भैया बॉस कौन थे, फ्रैंक बकमैन, और कौन है दूसरे हमारे एसएस वासन, एसएस वासन यहाँ के हैं बॉस, और फ्रैंक बकमैन बॉस किसके भैया, रीआर्मामेंट आर्मी का। ये दोनों के भैया बॉन्ड बहुत अच्छे थे, तो भले इन्होंने इनके साथ खेला हो या इनके साथ कुछ चीट किया हो, लेकिन इनके जो दोनों के एस्पेक्ट्स हैं, इनकी जो दोस्ती थी वो बदली नहीं, है ना। क्या बोला जा रहा है, भले एमआरए होता या एमआरए ना होता, भले इंटरनेशनल कम्युनिज्म होता है इंटरनेशनल कम्युनिज्म ना होता, इन दोनों के बीच की जो दोस्ती थी, इन दोनों के बीच के जो बॉन्ड थे वो नहीं बदले, एसएस वासन और फ्रैंक बकमैन के बीच के। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज हैज अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस एट द लीस्ट 20 नेशनलिटीज। अब देखो जेमिनी स्टूडियोज को बहुत अच्छा लगा क्योंकि इनके रोजमर्रा के काम से अलग था, 200 लोग यहाँ पर आए थे, वो भी ऑल ह्यूज एंड साइजेस, ह्यूज यानी कि अलग अलग कलर्स के थे, अलग अलग साइजेस यानी कि अलग अलग साइजेस का मतलब अलग अलग एज ग्रुप के थे, और एटलीस्ट लगभग 20 देशों से ये लोग थे। It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of the makeup by the office boy, the makeup department, है ना। Such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped, है ना। उस समय भैया मेकअप बॉय का काम क्या हुआ करता था, वही लीपा पोती वाला। A few months later, the telephone lines of big bosses of the Madras buzzed, and once again we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. एक बार भैया हमारे जो मद्रास के बिग बॉसेस थे उनकी फोन की घंटी बजी कि भैया फिर से यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई मेहमान आ रहा है, और हमने भैया स्टेज अपना साफ करना शुरू कर दिया। All they said was that he was a poet from England. जो लोग थे उन सभी ने बोला कि भैया ये कोई पोएट है, कोई कवि है जो कि इंग्लैंड से आ रहा है। The only poets from England the simple Gemini staff knew. और यहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं जेमिनी स्टाफ के, जो इंग्लैंड के क्या बोलते हैं कि कवियों के बारे में जानते हैं, उन्होंने कौन कौन से नाम सुने, उन्होंने नाम सुना किसका, वर्ड्सवर्थ का, टेनिसन का, और जो थोड़ा सा जानकार लोग हैं, मोर लिटरेचर वंस, है ना, मोर लिटरेट वंस, उन्होंने कीट्स का नाम सुना है, शैली का नाम सुना है, बायरन का नाम सुना है, इवन उससे भी ज्यादा अगर कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा जानते हैं तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा एलियट का नाम सुना होगा, इससे ज्यादा नहीं। हु वाज द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो नाउ। अब ये सोच रहे अब कौन आ रहा है भैया जो जेमिनी स्टूडियो में विजिट करने के लिए आया हुआ है। ही इज नॉट पोएट, अब कोई बता रहे कि वो पोएट नहीं, ही इज एन एडिटर, वो एक एडिटर है। दैट्स व्हाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन, इसीलिए जो बॉस है उनको बहुत बड़ा रिसेप्शन दे रहे हैं, बहुत अच्छा उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जो एसएस वासन है वो भी क्या हुआ करते थे, एडिटर हुआ करते थे, कहां के, पॉपुलर तमिल वीकली जिसका नाम था आनंद विक्तान, ठीक है ना। क्योंकि ये जो हमारे एसएस वासन है ये भी एक एडिटर थे, इसीलिए एक एडिटर दूसरे एडिटर को तो भैया स्वागत करेगा ये अच्छे तरीके से। ही वाजंट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशंस इन मद्रास। अब जितने भी ब्रिटिश पब्लिशर्स मद्रास में थे उनमें से किसी के भी एडिटर नहीं थे जो आने वाले व्यक्ति थे। दैट इज दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियो सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदूज वर टेकिंग द इनिशिएटिव। द सरमाइज वाज दैट द पोएट वाज द एडिटर ऑफ द डेली। सरमाइज यानी कि किसी तरीके से इन लोग पता चला कि भैया कि सार ये है कि ये जो बंदा है ना, जो पोएट आ रहा है यहाँ पर, ये एडिटर है एक डेली का, यानी कि रोज छपने वाले अखबार का, मैगजीन का, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन, लेकिन उस पब्लिकेशन का नाम मैनचेस्टर गार्डियन नहीं है, और द लंदन टाइम्स, या फिर ये इंपॉर्टेंट उस समय के पब्लिकेशन थे जैसे कि मैनचेस्टर गार्डियन और लंदन टाइम्स, इनमें से किसी का भी वो एडिटर नहीं है। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू। और ये वो चीजें हैं जो हम में से सबसे ज्यादा जानने वाले लोग जानते थे। अब आप सोच रहे हो भैया इतनी स्पीड में क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि चैप्टर है बड़ा और मुझे वन शॉट में कवर कराना है, तो आई ऑलवेज प्रेफर कि आप लोगों को भले दोबारा देखना पड़ जाए, वो भी 1x में। आपको मैं मौका नहीं दूंगा कि आप किसी भी तरीके से इसको 1x से 1.5x या फिर 2x में कर लो, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको 1x में ही देखना पड़ेगा। और अगर ये 1.5 घंटे का भी वीडियो बनता है तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा ये वीडियो, आपको एग्जाम में यहां से पूरे के पूरे क्वेश्चंस के आंसर करने में, चाहे एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हो, व्हाटएवर इट इज, आप करके आओगे, मेरा दावा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon, लगभग दोपहर के 4 बजे, द पोएट और द एडिटर, या तो पोएट या तो एडिटर आ गए। ही वॉज टॉल मैन, वो थोड़े लंबे थे, वेरी इंग्लिश, काफी इंग्लिश देखने में थे, वेरी सीरियस, काफी सीरियस थे, ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और काफी अजीब से लग रहे थे, हम सबसे अलग ही दिखेंगे, हम लोग धोती और कुर्ता वाले भैया, वो एकदम सूट बूट पहन के आए होंगे, है ना। बैटलिंग विद हाफ ऑफ अ डजन पेडेस्ट्रल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच। हमारे जो बॉस थे, हमारे बॉस यानी कि एसएस वासन ने उनके स्वागत में पहले तो स्पीच पढ़ी। बैटलिंग का मतलब क्या, लड़ते हुए, किससे, डजन्स, दर्जनों पेडेस्ट्रल फैंस, जो वहां पर वो फर्राटे नहीं होते, आवाज करते हैं, उनकी आवाजों के बीच एक और व्यक्ति को बोलना है, तो भैया बैटल करना है ना, कि उसकी आवाज ज्यादा तेज कि मेरी आवाज ज्यादा तेज, तो उससे बैटल करते हुए हमारे बॉस ने भैया लॉन्ग स्पीच पढ़ी उनके लिए। इट वॉज ऑब्वियस दैट he was too knew precious little about the poet or the editor। और ये हमको पता चल गया था उनकी स्पीच से कि वो भी बहुत ज्यादा नहीं जानते एडिटर के बारे में, क्योंकि उनकी स्पीच में बहुत ज्यादा उनके बारे में डिटेल नहीं थी। The speech was all in the most general terms, but here and there it was prepared with words like it was prepped। prepped का मतलब क्या है, पेपर्ड का मतलब क्या है, बार बार वो शब्द आ रहे थे, बार बार कौन कौन से, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। अब जब उन्होंने शुरू करना किया, ये जो बंदे थे इनका नाम था स्टीफन स्पेंडर, है ना, एसएस बोल रहा हूं मैं, स्टीफन स्पेंडर। अभी आपको नाम नहीं पता चलेगा, बाद पता चलेगा, जो व्यक्ति आए हैं वो है स्टीफन स्पेंडर, एक बहुत ही बढ़िया एडिटर और राइटर है।
द स्टीफन स्पेंडर वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल, और उनकी जो स्पीच थी बिल्कुल जनरल टर्म्स में थी, लेकिन जगह जगह पर फ्रीडम जैसे शब्द आ रहे थे, डेमोक्रेसी जैसे शब्द आ रहे थे. देन द पोएट स्पोक, है ना, फिर पोएट ने बोलना शुरू किया. ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, और ऐसा लग रहा था मानो जो पोएट है, जो स्टीफन स्पेंडर, उन्होंने आज से पहले इतनी ज्यादा नॉन रिस्पॉन्सिव, डेज का मतलब क्या, इसको समझ में नहीं आ रहा जो भी वो बोल रहे हैं, इतनी ज्यादा थोड़ा भोली वाली टाइप की ऑडियंस को कभी उन्होंने केटर नहीं किया होगा, नहीं बोला होगा. नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट एंड हिज करंट and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. No one knew what he was talking about. उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि वो किसकी बात कर रहे हैं. And his accent, और उनका जो बात करने का तरीका था, defeated any attempt to understand what he was saying. है ना, जो भी वो बोल रहे थे वो किसी को समझ में नहीं आ पा रहा था. Now the whole thing lasted about an hour. जो अपना उन्होंने बोलना वाला शुरू किया, घंटे भर तक चला. Then the poet left, और उसके बाद वहां से पोएट चले गए. We all dispersed in utter bafflement, और हम सभी भी वहां से अलग चले गए bafflement में, यानी कि एकदम क्या भाई, क्या था, क्या क्यों ही आया था ये बंदा. What are we doing, हम लोग कर क्या रहे थे. What is an English poet doing in the film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people. आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति जो इतना इंग्लिश फर्राटे वाली बोल रहा है, ये तमिल स्टूडियो में आया ही क्यों, है ना, जहां पर हम लोग नॉर्मल लेवल की तमिल जानते हैं और हमें इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं आती है. People whose lives least affordable them the possibility of cultivating a taste of English poetry. अब यहाँ पर जो लोग हैं भैया, उन लोग चाहें भी अगर कि भैया इंग्लिश पोएट्री को जानने की कोशिश करें तो किताबें खरीदनी पड़ेंगी, किताबें होंगी महंगी, और यहाँ के भैया लोग उतना पैसा नहीं कमा रहे कि अपनी घर की रोजी रोटी भी चलाएं, बच्चों को भी पढ़ाएं, पत्नी के साथ भी रह लें और ये किताबें भी खरीद लें, तो वो इतना पैसा नहीं कमा रहे थे. The poet looked pretty baffled too, और जो पोएट था ना वो भी बड़े baffled लग रहे थे. For he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travails of English poet. His visit remained an unexplained mystery. और जो पोएट थे, जो आए थे, उनको भी लग रहा होगा बहुत इनकॉन्ग्रिटी, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, है ना, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे कि भैया कैसे लोग हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. उनको भी बहुत अजीब लग रहा होगा जो वो अपना थ्रिल्स एंड ट्रैवल्स बता रहे थे, कैसे इंग्लिश पोएट्री में क्या कुछ हुआ, है ना. हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, और उनकी जो विजिट थी एक अनएक्सप्लेन्ड, यानी कि समझ ही नहीं जा सकी, एक मिस्ट्री की तरीके थी. द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे. अब यहाँ से दूसरा पार्ट, यहाँ से शुरू अलग बात करने लग रहे हैं. जो अशोका मित्रन जी हैं यहाँ से अलग बात शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, पार्ट 2 मान लो इसको. द ग्रेट प्रोज राइटर्स, है ना, शायद जो ग्रेट प्रोज राइटर हैं, प्रोज को लिखने वाले हैं, वो शायद मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन मैं धीरे धीरे मेरा कन्विक्शन, यानी कि मेरी जो क्या बोलते हैं विश्वास है, बढ़ता चला जा रहा है दिन पर दिन, कि दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परसूट ऑफ जीनियस. कि भैया जो प्रोज राइटिंग है किसी जीनियस का काम तो नहीं होता होगा. इट इज फॉर द पेशेंट, ये भैया धैर्य रखने वाले लोगों के लिए, परसिस्टेंट, जो लगातार काम कर सकते हैं, परसीवरिंग, है ना, जिनको थकान नहीं होती, ड्रज विदाउट अ हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम. ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस एंड सेंड्स इट टू द अनदर एडिटर इनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट. अब देखो ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रोज राइटिंग है किसी जीनियस के बस की काम नहीं है. ये प्रोज राइटिंग पक्का उन लोगों के लिए जो धैर्य रखना जानते हैं, जिनका दिल एकदम सिकुड़ चुका है, क्योंकि उनको रिजेक्शन झेलने की आदत पड़ी. आपने कोई किताब लिखी, आपने किसी पब्लिकेशन को भेजी, उसने बोला रिजेक्शन स्लिप भेज दी कि भैया इससे नहीं हो पाएगा, तुरंत उसने दूसरी किताब लिख दी, उसी को मतलब मैन्युस्क्रिप्ट बदल दी और दूसरे को भेज दिया, अपना पोस्टल स्टैम्प लगा करके, क्या पता वहां से रिप्लाई आ जाए कि भैया हम आपकी किताब छापेंगे, किताब छपेगी तो पैसा मिलेगा. दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट हियर. इट वाज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड, और ऐसे ही लोगों के लिए द हिंदू ने पब्लिश किया था भैया आर्टिकल, एक छोटा सा अनाउंसमेंट था जो कि एकदम बकवास जगह पर था. इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइंपॉर्टेंट पेज. न्यूज़पेपर के जो सबसे अनइंपॉर्टेंट पेज होता है, जिसमें कोई भी पढ़ना नहीं चाहता, उस पेज के सबसे बकवास से कॉर्नर पर, जहां पर कोई भी ना पहुंचेगा, ऐसे कॉर्नर पर ये बता रहे हैं कि भैया द हिंदू ने क्या दिया था, आर्टिकल दिया था, टाइनी अनाउंसमेंट दिया था. उसमें क्या बता रहे थे, अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट होने वाला है. शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट है ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल, जो कि ब्रिटिश पीरियोडिकल करने वाली, जिसका नाम है द इनकाउंटर. जिसका नाम क्या, द इनकाउंटर, ब्रिटिश पीरियोडिकल है, ठीक है ना. ऑफ कोर्स द इनकाउंटर वाजंट अ नोन कमोडिटी अमंग द जेमनी लिटरेटी. लिटरेटी मतलब जितने भी जेमनी में जान पहचान के लोग थे, ये लोग जो यहाँ पे काम करते थे, और ये जो यहाँ के जानकार लोग थे, इनके बीच ये जो एनकाउंटर नाम की पब्लिकेशन है, उनके बारे में वो नहीं जानते थे. आई वांटेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल बिफोर आई स्पेंट अ कंसिडरेबल सम इन प्रोसेस सेंडिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ टू द इंग्लैंड. और ये अशोका मित्रन जी सोच रहे थे कि भैया ये भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, लेकिन इससे पहले कि वो पार्टिसिपेट करें, वो जानना चाहते थे किसके बारे में, द पीरियोडिकल के बारे में, कि भैया जहां पर हम इंग्लैंड में भेज रहे हैं, पोस्टेज स्टैम्प लगेगा, पैसा लगेगा यहां से वहां तक अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेजने में, देख तो लें, इसके बारे में जान तो लें कि मेरी किताब यहां पर सुटेबल होगी कि भी नहीं. तो इन दोस्त डेज उस समय भैया ब्रिटिश कॉलोनियल लाइब्रेरी जो थी हैड एन एंट्रेंस, वहां पर एक एंट्रेंस होता था, नो वाइडेड साइन बोर्ड, जहां पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं होता था, कोई भी नोटिस नहीं होती थी, टू मेक यू फील यू आर स्नीकिंग इनटू द फॉरबिडन एरिया, ताकि आपको ऐसा न लगे कि आप स्नीक कर रहे हो, किसी जगह पर छुप कर देखने की
कोशिश कर रहे हो, किसी फॉरबिडन यानी कि एक ऐसी जगह पर जहां पर आपका जाना मना है, ऐसा फील ना हो, इसीलिए वहां पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं थे। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय द रीडर्स। और जब मैं उसके अंदर गया लाइब्रेरी के, मैंने देखा जो द एनकाउंटर्स की कई सारी किताबें हैं वो एकदम अनटच्ड पड़ी है, मतलब किसी ने छुई भी नहीं है। तो मैंने वहां पर फ्रेशनेस के साथ एकदम पढ़ी। मैंने जब उसको देखा, हुआ क्या, When I read the editor's name, जब मैंने उसके एडिटर का नाम देखा, I heard a bell ringing in my heart, shrunken heart, मेरे दिल में घंटी बजने लगी, टन टन टन, दिल में मारी घंटियां, टन टन टन। क्या हुआ भाई? It was the poet, ये वही पोएट था who had visited the Gemini studio, जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। I felt like I'd found a long lost brother, मुझे ऐसा लग रहा था मैं तो एकदम एक पुराने भाई को मिल चुका हूँ। And I sang as I sealed the envelope and wrote out his address, और जब मैंने उसका एड्रेस लिखा, है ना, उसका एड्रेस लिखा, I felt that he too would be singing the same song at the same time, मुझे लगा कि वो भी भैया सेम सॉन्ग गा रहा हूँ जो मैं भी गा रहा हूँ। Long lost brothers of Indian films discovered each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film। भैया बताने की कोशिश ये करें कि इंडियन फिल्म जो होती हैं वहां पर कभी कोई मेला वेला चल रहा है, मेला दिलों का, ऐसे भैया करण अर्जुन बिछड़ गए और लास्ट में जब ये दोनों मिल रहे हैं तब भी वही गाना बज रहा है, मेला दिलों का आता है हर बार रुला के चला जाता है। तो उस तरीके से बता रहे हैं, जहां पर रील शुरू होती है, जहां पर भाई मिलते हैं, जहां से भाई बिछड़ते हैं, वहां पर भी सेम गाना चल रहा होता है, और जब लास्ट में, मूवी के लास्ट में जब दोनों भाई मिल जाते हैं वहां पर भी सेम गाना चल रहा होता है। बोल रहे वो भी स्टीफन स्पेंडर भी सेम गाना गा रहा है, स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वाज हिज नेम। तो उनका नाम क्या था? स्टीफन स्पेंडर। ये है उनकी शक्ल स्टीफन स्पेंडर की। एंड ईयर्स लेटर, कई सालों बाद, व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जब मैं जेमिनी स्टूडियो से जा चुका था, मेरा काम खत्म हो चुका था, आई हैड मच टाइम, मेरे पास समय बहुत था लेकिन पैसा कम था। कोई भी चीज जो मुझे कम प्राइस पर दिखती थी, रेड्यूस प्राइस पर दिखती थी, अट्रैक्ट करती थी मेरा अटेंशन, मैं उसकी तरफ प्रभावित हो जाता था। ऑन द फुटपाथ in front of the मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, भैया फुटपाथ पर मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने, देयर वाज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स, वहां पर बड़ी नई नई किताबें रखी थी फॉर 50 पैसा ईच, हर किताब 50 पैसे की मिल रही थी। एक्चुअली देवर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, वो सारी की सारी सेम कॉपीज थी किसी किताब की। एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, है ना, बड़ा तगड़ा सा पन्ना था अमेरिकन ओरिजिन का। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, क्योंकि ये 50वीं सालगिरह थी रशियन रेवोल्यूशन की, है ना, इसीलिए क्या था भैया, ये इतने सस्ते प्राइस पर स्टूडेंट्स को मिल रही थी। आई पेड 50 पैसा, मैंने 50 पैसे दिए। पिक्ड अप द कॉपी, मैंने किताब उठाई और किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। किताब का नाम क्या था? द गॉड दैट फेल्ड। 6 eminent men of letters in separate essays described, यहां पर 6 अलग अलग लोगों ने भैया डिस्क्राइब किया है, क्या 6 अलग अलग लोगों ने डिस्क्राइब किया है किस तरीके से वो कम्युनिज्म में गए, कम्युनिज्म का पार्ट बने और फिर उसके बाद डिसइल्यूजन, वहां से निकल करके आगे, यानी कि उनको अच्छा नहीं लगा कम्युनिज्म। आंद्रे गाइड, रिचर्ड राइट, है ना, लेगेंजियो सिलाउने, आर्थर, फिर उसके बाद लुइस फिशर और स्टीफन स्पेंडर, ये सभी के सभी राइटर्स के नाम है। स्टीफन स्पेंडर, ओह सडनली द बुक assumed tremendous significance, और जैसे ही मैंने इनका नाम पढ़ा स्टीफन स्पेंडर का, किसका नाम पढ़ा? जैसे इन्होंने नाम पढ़ा स्टीफन स्पेंडर का, इनको एकदम से किताब बहुत ज्यादा अपनी प्यारी लगने लग गई, सिग्निफिकेंट की लगने लग गई। स्टीफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज, या इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माय माइंड लिट अप बाय द हेजी इल्यूमिनेशन, और एकदम से ऐसा लगा जैसे कि मेरे अंधेरे से दिल में एकदम से छोटी सी आशा की किरण जग गई हो। The reaction to Stephen Spender at Gemini Studio was no longer a mystery, और जो उनका रिएक्शन था, जो वो वहां पर बातें कर रहे थे, अब मेरे लिए वो मिस्ट्री नहीं, अब मैं समझ चुका हूं वहां पर क्या बातें कर रहे थे। The boss of the Gemini Studios may not have much to do with Spender's poetry, भले उनको ना समझ में आया स्पेंडर की पोएट्री क्या थी, क्या बता रहे थे, but now with his God that failed, लेकिन जब उन्होंने किताब मेरे सामने रख दी The God that failed, मैं इसे समझ चुका हूं। यहां पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है, इसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसके बाद अभी हम देखेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। लेकिन उससे भी पहले अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या परेशानी है तो आप लोग क्या करेंगे, आदित्य डॉट तिवारी एज द रेट अड्डा 247.com पर मुझे क्या करेंगे भैया, मैसेज करेंगे, मुझे बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, आप अपना नंबर बता सकते हैं, किस क्लास में बता सकते हैं, आपका डाउट क्या है, कुछ भी आप बता सकते हैं। और आप अगर सिर्फ कनेक्ट भी करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप इस माध्यम से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आई विल लव कि यार मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके अगले पार्ट में हम क्या देख रहे होंगे, अब हम देखेंगे भैया इसका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ लेट्स टेस्ट आवरसेल्फ कि अब हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ लिया है हम उसके कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ द सेम चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स, राइट। सो द क्वेश्चन नंबर 1 पहले आए, उससे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या, उससे पहले आपको देखना पड़ेगा ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना शुरू कीजिए आप सभी लोग। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements, or so his critics felt. He composed several truly original story poems in folk refrain
and in folk refrain and diction, and also wrote a sprawling novel Thillana Muhammal with dozens of very deftly etched characters. He quite successfully recreated the mood and the manner of Devadasis of the early 20th century. He was an amazing actor. He never aspired to be the lead roles, but whatever subsidiary roles he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relatives and acquaintances. अब फिलहाल आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो मुझे इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं, सीधे क्वेश्चंस पर हम लोग क्या कर देते हैं भैया, हॉप इन करते हैं। तो अपन लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या पूछ रहा है। So the question number 1 is asking which of these statements is not true about Subbu। आपको बताना है कोठामंगलम सुब्बू के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सरासर गलत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है भैया, हिज लिटरेरी अकम्पलिशमेंट्स, कि जो उनकी लिटरेरी अकम्पलिशमेंट्स थी उसने स्टॉल कर लिया, छीन लिया था लाइमलाइट को, किससे, उनकी फिल्म से। अभी मैंने बताया था कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया किस चीज ने किसको बौना बनाया, उनकी जो फिल्म में अचीवमेंट थी, फिल्म में जो उनकी अकम्पलिशमेंट थी उसने बौना बनाया था लिटरेरी अचीवमेंट को। यहां पर उल्टा बोल रहा है, इसका मतलब पहला ही है जो नॉट ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कितनी अच्छी है ना किस्मत कि अपन लोगों ने पहला ऑप्शन देखा और सही निकल गया। हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी कभी ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द वर्ड स्प्रॉलिंग हैज बीन यूज्ड विद द वर्ड नॉवेल, पिक द ऑप्शन विद विच द वर्ड स्प्रॉलिंग कैन नॉट बी यूज्ड। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है स्प्रॉलिंग वर्ड जो अभी यूज हुआ था किसके साथ, आपका नॉवेल के साथ, यानी कि थोड़ा सा डिटेल, काफी वास्ट नॉवेल। तो अब इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके साथ स्प्रॉलिंग यूज नहीं हो सकता। स्प्रॉलिंग है क्या है, यहां पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो कि काफी फैले हुए की बात करेगा। मेट्रोपोलिस, क्या एक मेट्रोपोलिस स्टेशन बड़ा सा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है। आपको बताना है कैन नॉट, जिसके साथ यूज ना हो सके, तो स्प्रॉलिंग मेट्रोपोलिस हो सकते हैं, यूज हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। स्प्रॉलिंग हैंड राइटिंग, कोई बहुत दूर दूर लिखता हो, अब मेरा नाम है भैया आदित्य, नॉर्मल अगर मैं लिखता हूं तो ऐसे लिख देता हूं ADITY, और नहीं वहीं पर अगर मैं एक स्प्रॉलिंग राइटर हूं तो मैं कैसे लिखूंगा सीधा आदित्य को, मैं ऐसे लिख सकता हूं ADITYA, तो ये गलत तरीका हो जाएगा ना, स्प्रॉलिंग हो गया, तो इसमें भी आप यूज कर सकते हो गलत। कैंपस, स्प्रॉलिंग कैंपस, एक बड़ा सा कैंपस, मान लीजिए कोई कॉलेज है जिसका कैंपस बहुत बड़ा है, तो स्प्रॉलिंग कैंपस भी संभव है। लेकिन पोर्ट्रेट, आप किसी आर्ट को स्प्रॉलिंग बहुत ज्यादा वास्ट नहीं बना सकते, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज डेफ्टली एच्ड shows that सुब्बू, ये जो मतलब है ना, ये जो आपका यूज किया गया डेफ्टली एच, डेफ्टली का मतलब क्या है, डेफ्टली का मतलब होता है बेटा स्मार्टली, बोल लो स्मार्टली, है ना, या फिर बोल सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। एज्ड का मतलब क्या है, क्रिएटेड, उन्होंने क्या क्रिएट किया था, स्मार्टली एज्ड कैरेक्टर्स को क्रिएट किया था, तो क्रिएटेड द रोल्स डेलिकेटली, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। वाज स्किलफुल इन क्रिएटिंग द कैरेक्टर्स, बिल्कुल सही है बेटा, स्किलफुल, डेफ्टली का मतलब क्या है, स्किलफुल, स्मार्ट, और यहीं पर आ गया एज्ड का मतलब क्रिएट करना, और किसको भैया, कैरेक्टर्स को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका विदाउट अ डाउट सही हो जाएगा, कोई समस्या परेशानी नहीं है। अगर कोई समस्या परेशानी है तो आई हैव टोल्ड यू माई ईमेल आईडी, यू कैन आस्क वट एवर यू वांट टू आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पिक द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स सुब्बू अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट या फिर एक्सट्रैक्ट। सुब्बू के बारे में आप कौन कौन से एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। सुब्बू क्या बेनिवोलेंट था, बेनिवोलेंट का मतलब दयाशील था, हाँ अपने घर पे जाने कितने लोगों को रखता है, उनको खाना देता है, उनको अपने घर पर रहने देता है, तो बेनिवोलेंट तो है। क्या वो पावरफुल है, क्या ऐसा है कि सुब्बू आला रे आला सिम्बा, ऐसा कुछ नहीं कि भैया डोले शोले दिखा रहा हूं, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत। अकम्प्लिश्ड, क्या वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल काइंड ऑफ पर्सन है, बिल्कुल है यार, पोएट्री में भी है, फिल्म मेकिंग में। विटी, क्या बहुत चालाक है, चतुर है, ऐसा नहीं है, निगेटिव नहीं है बिल्कुल भी। जेनरस, जो दूसरों की हेल्प करता हो, बिल्कुल सही है बेटा जेनरस। तो आपका 1, 3 और 5 बिल्कुल सही है, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टेम्परामेंटल का क्या होता है, टेम्परामेंटल वो एक्ट्रेस थी, टेम्परामेंटल कौन थी, टेम्परामेंटल वो एक्ट्रेस थी, ये नहीं थे हमारे। एक्ट्रेस यानी जो गुस्सा आ जाती थी जल्दी जल्दी से फिर शांत हो जाती थी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन भैया ये आपका सीबीएसई क्वेश्चन बोर्ड 2021 का है, पढ़ते पहले इसको। बैरिंग द ऑफिस बॉयज, बैरिंग यानी कि कोई छोड़कर अवश्य सिवाय, अच्छा मेरी आदत पड़ी ना पढ़ाने की बार बार, हालांकि आप पूरा समझ जाओ, पढ़ देता हूं बस। बैरिंग द ऑफिस बॉय एंड द कपल ऑफ क्लर्क्स, एवरीबडी एल्स एट द studio's radiated leisure are prerequisite for poetry. Most of them were
Most of them wore khadi and worshipped Gandhi ji, but beyond that, they had not the faintest appreciation for political thoughts of any kind. Naturally, they were all averse to the term communism. A communist was a godless man. He had no filial or conjugal love. He had no compunction about killing his own parents or his children. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. Such notions, which prevailed everywhere else in South India at that time, also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets and Gemini studio. Evidence of it was soon forthcoming. Now the question number 1 is asking you, pick the option that uses the same figure of speech. Figure of speech. फिगर ऑफ स्पीच के में अगर आप में से किसी को भी दो दिक्कत है तो आप लोगों के लिए मैंने चैनल पर आपको मिल जाएगा वन शॉट, आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा फिगर ऑफ स्पीच की, पूरा का पूरा वन शॉट है बेटा, 2 घंटे के आसपास का वीडियो और आपको बहुत अच्छी तरीके से उसमें समझाया हुआ है। आप लोग देख लेना जाकर के, सारे फिगर ऑफ स्पीच आपके क्लियर हो जाएंगे। आप क्लास 11 क्लास 12 चाहे सीयूईटी के स्टूडेंट है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। फिलहाल फिगर ऑफ स्पीच किसमें, आ कम्युनिस्ट इज अ गॉडलेस मैन। यहां पर एक कम्युनिस्ट को क्या बोला जा रहा है, गॉडलेस मैन बोला जा रहा है, यानी कि सीधे सीधे आप कम्युनिस्ट को क्या बोल रहे हो, एक गॉडलेस मैन बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो, गॉडलेस मैन। दो चीजों की तुलना की जा रही है बिना एज, सो और लाइक के, यानी कि यहां पर मेटाफर का यूज है। तो आप मेटाफर कहां पर देखेंगे, पहले ऑप्शन में एज आ गया, अगर एज, सो और लाइक का तुलना कराने के लिए यूज कर रहे हैं तो यहां पर सिमिली है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। दूसरा सी इज गांधी, सी यानी किसी लड़की को सीधे सीधे गांधी बोला जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तीसरा देख लेते हैं, लाइक लगाए सिमिली हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज इन द सेंटेंस अ कम्युनिस्ट इज अ गॉडलेस मैन एंड इन दिस ऑप्शन सी इज गांधी। दोनों जगह आपने यूज कर रखा है सेम चीज को, और वो सेम चीज क्या है, वो सेम चीज है क्या, वो सेम चीज है मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। At Gemini Studio, the poets had a profound knowledge about communists. हाँ, कम्युनिस्ट के बारे में बहुत कुछ जानते थे, बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, कम्युनिस्ट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनार्की, यानी कि अराजकता के लिए, एंड डिसकंटेंट इन द कंट्री, यानी कि लोगों को असंतुष्ट करने के लिए, परेशानियों के लिए। तो एक और दो दोनों ही सही हैं। किसमें बोल रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ये गलत हो गया भैया, कैन बी करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दोनों ही आप एक्सट्रैक्ट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप इन्फर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Why do you think leisure is the prerequisite for poetry? Leisure जो है क्यों prerequisite है? Prerequisite का मतलब होता है किसी एक काम के होने के लिए दूसरे काम को इंपॉर्टेंट होना। अब मान लीजिए मुझे अगर आपको पढ़ाना है तो मेरे पास ऑनलाइन पढ़ाना है तो मेरे पास भैया एक क्या बोलते हैं डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, मेरे पास एक कैमरा होना चाहिए, मेरे पास एक माइक होना चाहिए, मेरे पास लिखने के लिए पेन होना चाहिए, मेरे पास एक स्लाइड चेंजर नहीं भी है तो भी चलेगा, मेरे पास एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें मैं पढ़ा सकूँ। ये सारी चीजें जरूरी है अगर मैं ऑनलाइन टीचिंग करना चाहता हूं। तो इसीलिए व्हाट डू यू थिंक लेजर इज अ प्रीरेक्विजिट फॉर पोएट्री? ऐसा क्यों है कि लेजर जो है प्रीरेक्विजिट है, बहुत जरूरी है पोएट्री के लिए। पोएट्री मींस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि पोएट्री का मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बात सही है लेकिन रिलेटेबल नहीं है, इसका आंसर नहीं है। दूसरा, वन कैन एंजॉय पोएट्री व्हेन देयर इज फ्री टाइम, नहीं भैया, बनाने की बात है। इन ऑर्डर टू राइट पोएट्री, अगर आपको पोएट्री लिखनी है, वन नीड्स फ्री टाइम, एक आदमी को फ्री टाइम चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विदाउट अ डाउट एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अशोका मित्रन सेज दैट लेजर इज अ प्रीरेक्विजिट फॉर पोएट्री। ही सेज दिस बिकॉज़ पोएट्स, अशोका मित्रन जी कहते हैं कि जो लेज्योर है, जो फ्री टाइम है, वो बहुत ही जरूरी है किसके लिए, पोएट्री के लिए। वो ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज पोएट्स, क्योंकि जो कवि हैं उनको नीड टू रिलैक्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर कंपोजिंग लाइन्स। नहीं, रिलैक्स वाली बात नहीं है, मेंटेनिंग अ लेज्योरली पेस इन नहीं। आर क्रिएटिव, जो पोएट्स होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, ठीक बात है। एंड नीड टू हैव फ्री टाइम, और इन्हें फ्री टाइम की आवश्यकता होती है टू वीव, यानी कि वो बुन सके थॉट्स को अपने दिमाग में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग सैंपल पेपर देख लो, 2022 का है। आओ पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द गिवन सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस इन द गिवन कंटेस्ट वुड रेफर टू। वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या है, यानी कि समाज से उसने क्या सीखा। तो स्ट्रीट स्मार्ट बनना, यानी कि सिचुएशंस दैट रिक्वायर वन टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 भैया, एनालॉजी। जो रिलेशन इसके साथ है वही रिलेशन इस वाले वर्ड का यहां पर लिखे जाने वाले वर्ड के साथ होना चाहिए। तो देखते हैं, सील्ड और क्लोज्ड दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, सिनोनिम है। क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है। तो वैसे ही प्रोपेल्ड का मतलब होता है किसी चीज को धकेलना, किसी चीज को कॉज करना। तो वैसे ही प्रोपेल्ड के लिए एक वर्ड आपके पास यूज हुआ होगा, कैटापुल्टेड इनटू। यहां पर यूज हुआ है कैटापुल्टेड। तो भैया यहां पर आप शांति से आकर के क्या लिख दोगे, यहां पर आप लिख दोगे कैटापुल्टेड। क्या लिख दोगे, कैटापुल्टेड। यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है भैया, सिनोनिम है। आपको यहां पर एक दूसरे का सिनोनिम दिखाया, यहां पर आपने लिख दिया करके, आपका सही आंसर बैठ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है सही आंसर बताने के लिए। द हार्म डन टू द एक्ट्रेस, जो हार्म किया गया है एक्ट्रेस को, वो कैसा हार्म है, वो कैसा हार्म है। वेल प्लान्ड, एकदम प्लान करके किया गया है कि यार इसको तो परेशान करना है। अनइंटेंशनल है, मतलब कि गलती से हुआ, इंटेंशन नहीं था।
एक्ट ऑफ जेलसी, जेलस था कोई उससे, या फिर एक्ट ऑफ मेल डोमिनेंस, या फिर जो मेल डोमिनेंस है, पुरुष प्रधान समाज अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है, ये भी गलत है बेटा। जेलसी भी कोई नहीं थी। अनइंटेंशनल आया है ना वर्ड, अनविटिंगली brought to an sad end, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट चूज द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फॉर द लीगल एडवाइजर। अब बताओ लीगल एडवाइजर के लिए कौन सी बात सही है। पहला, ही डिसलाइक द एक्टर, डिसलाइक नहीं करता था वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा देखते हैं, ही एक्टेड आफ्टर थिंकिंग, क्या वो सोच समझ के काम करता था। अगर सोच समझ के काम करता तो वो ऑडियो को रिकॉर्ड नहीं करता, और अगर रिकॉर्ड करता भी तो उसको तुरंत सुनाता नहीं, तो सोच समझ के काम नहीं करता था। ही डिड नॉट गेट वेल विद द अदर्स इन डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही है, लोग उससे थोड़ा कटते थे, क्योंकि उसने जो हादसा किया था तो एक व्यक्ति के, एक एक्ट्रेस की भैया पूरी पूरी जिंदगी खराब हो गई, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भैया, आइडेंटिफाई द टेक्सचुअल क्लू, कि आपको कहां पर ये टेक्सचुअल क्लू मिल रहा है, दैट अलाउज द रीडर टू इन्फर दैट द राइटर इज सिंपैथेटिक, कि हमारा राइटर जो है काफी सिंपैथेटिक है टुवर्ड्स द प्रोफेशनल फेट ऑफ द एक्टर, है ना, एक्टर के प्रोफेशनल फेट को लेकर के। तो आप सभी जानते हो एक वर्ड वो रीयूज कर रहे हैं, सैड एंड, और यहां पर वो भी एक्टर नहीं होना चाहिए, एक्ट्रेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्ट्रेस, ठीक है। सैड एंड वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब कि उनको बुरा लग रहा है ना, यही इसका टेक्सचुअल क्लू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट एग्जांपल एज पर द एक्सट्रैक्ट। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे भी, समझ भी जाएंगे। द राइटर यूजेस द वर्ड यूनिफॉर्म टू रेफर द आउटफिट्स ऑफ डिपार्टमेंट मेंबर्स जस्ट बिकॉज लाइक अ यूनिफॉर्म, क्योंकि जैसे यूनिफॉर्म जो होती है एक दूसरे की सेम होती है, वहां पे जितने भी पोएट्स थे सभी के सभी सेम यूनिफॉर्म पहनते थे ना भैया, खादी धोती पहनते थे, और खादी धोती पहनते थे और ऊपर एक खादी काफी सी अजीब सी थोड़ा सा ओवर साइज शर्ट भी पहना करते थे खादी की, ठीक है, पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ये आप पढ़ोगे, आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है तो आप सीधे क्वेश्चन पर आओ। Why was सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2, जो कोटामंगलम सुब्बू है उनको नंबर 2 क्यों बोला जा रहा है, इसलिए क्योंकि वो भैया फ्लैटरी करते हैं, चापलूसी करते हैं, इसलिए क्योंकि भैया उनके अंदर टैलेंट है, इसलिए क्योंकि भैया वो ब्राह्मण थे, या फिर इसलिए कि ये सभी चीजें काम कर रही हैं। देखो बेटा, फ्लैटरी नहीं करते थे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो ब्राह्मण थे, लेकिन इसलिए वो नंबर 2 नहीं बने हैं, इसलिए उनको नौकरी मिली, पर नंबर 2 बनने में ब्राह्मण का कोई रोल नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, उनके पास टैलेंट था, इसीलिए भैया उनको क्या नंबर 2 वहां पर बन पाए। फाइंड आउट द एंटोनीम ऑफ द वर्ड एफ्लुएंट। अब आप बताओ यहाँ पर एंटोनीम क्या होगा, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर, है ना, जिसके पास सब कुछ सुख संसाधन है, तो ये तो भैया सिनोनिम हो गया, खत्म करो। एंटोनीम का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। पुअर विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना, क्लियर है, ज्यादा कठिन नहीं लग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव सूट सुब्बू। सुब्बू के लिए कौन सा एडजेक्टिव सही रहेगा। चीयरफुल रहता था, बिल्कुल यार, हंसी खुशी रहता था। हेल्पिंग, लोगों की मदद करता था, बिल्कुल करता था बेटा। रिसोर्सफुल था, है ना, हमेशा आइडियाज लेकर के रहता था, रिसोर्सफुल भी था, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हु वाज मोर टैलेंटेड देन सुब्बू अकॉर्डिंग टू अशोकामित्रन। अशोकामित्रन कौन है, हमारे ऑथर है, तो ऑथर के हिसाब से कौन था जो सुब्बू से भी ज्यादा क्या था भैया, टैलेंटेड था। सुब्बू से ज्यादा टैलेंटेड किसको मानते थे, सुब्बू से ज्यादा टैलेंटेड मानते थे उस बॉय को, ऑफिस बॉय को, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सभी को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। फाउल हियर मींस, फाउल का मतलब क्या, लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्ड इक्विपमेंट व्हेन द एक्ट्रेस पॉज द ब्रीड द लॉयर, हां, नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल। फाउल का मतलब क्या हो गया, बैड। फाउल का मतलब हो गया बुरा, है ना, स्मेलिंग नहीं, बैड हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू द एक्ट्रेस ऑन द सेट। क्या हुआ था एक्ट्रेस को, गुस्सा आ गई थी यार, ऑप्शन नंबर सी भैया, सी गॉट एंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हु रिकॉर्डेड द एक्ट्रेस वॉइस। एक्ट्रेस की वॉइस को किसने रिकॉर्ड किया था, तो भैया लॉयर ने रिकॉर्ड किया था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। नाइस क्वेश्चन। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट हैपेंड व्हेन द एक्ट्रेस हर्ड हर वॉइस अगेन। क्या हुआ जब उसने अपनी वॉइस को फिर से सुना। सी गॉट डम्बस्ट्रक, ये तो बिल्कुल किताब में लिखा हुआ है, साथ ही साथ सी गॉट स्पीचलेस, एकदम से हक्की बक्की हो गई, एकदम से ओ यार ये क्या हो गया, ये भी बात सही है। और शॉक्ड, ये डम्बस्ट्रक्ट, स्पीचलेस और शॉक्ड तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है, इसलिए ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर ए को मत पिक कर लेना, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ आपसे पूछा जाएगा एक लड्डू लेवल का क्वेश्चन, बताओ एमआरए कब आई थी। एमआरए यानी कि मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, एमआरए यानी कि मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, वासन साहब के दोस्त की थी, ठीक है ना, 1952 में ये लोग आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आपसे पूछ रहा है लड्डू लेवल क्वेश्चन, ये बताने पर आपको मिलेगा लड्डूज। तो बताइए, व्हाट थिंग्स अट्रैक्टेड द ऑडियंस इन द प्लेज स्टेज्ड बाय एमआरए। एमआरए ने जो किया भैया, लोगों को उसमें से क्या अट्रैक्ट किया, आप सभी को पता है, उनके सेट ने और उनके कॉस्ट्यूम्स ने, तो ऑप्शन नंबर डी विदाउट अ डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, बर्फी क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है, बर्फी लेवल क्वेश्चन, बर्फी मिलेगी। हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द एमआरए। एमआरए में कितने लोग थे, 200 स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ना, पीपल फ्रॉम 20 नेशनलिस्ट, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लप्पू सा सचिन क्वेश्चन है, देख लो लप्पू सा क्वेश्चन है, क्या है, आपसे पूछा गया है, व्हाई वाज सुब्बू टर्म्ड एज मैनी साइडेड जीनियस। आखिरकार सुब्बू को क्यों बोला गया मैनी साइडेड जीनियस, क्योंकि वो फ्लैटरी करते थे, क्योंकि वो गॉसिप स्टाइल थी उनकी, या फिर एबिलिटी टू क्रिएट एंड मैनेज थिंग्स, इसलिए कि वो उनके अंदर एबिलिटी थी चीजों को क्रिएट करने की और मैनेज करने की, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप ऐसे ही बोल रहे हो अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो अगर आपको लगता है आपको मजा आएगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, कम टाइम में काफी कुछ सीखने को मिला। प्लीज लेट मी नो यार, है ना। आप लोग देख लेते हो बट कमेंट नहीं करते हो, इट समहाउ हर्ट्स। लेकिन अल्टीमेट गोल यही है कि आप लोग पढ़ करके आगे बढ़े। पर अगर कमेंट करते हो तो मुझे ये लगता है हाँ यार चलो बच्चे ने इतना तो समझा कि कमेंट करके क्या। फिलहाल क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ज्यादा रोने पे काम करने से नहीं होगा कुछ। हाउ डिड द ऑथर कम टू नो दैट द इंग्लिश ऑथर वॉज स्टीफन स्पिंडर? ये कैसे पता चला था हमारे ऑथर को यानी कि अशोकामित्रन जी को कि जो इंग्लिश ऑथर उनके यहाँ आया था वो कौन था? स्टीफन स्पिंडर था। कैसे पता चला था? फ्रॉम द पेंटिंग? नहीं। न्यूज़पेपर से? नहीं। टेलीविजन शो से? नहीं। किताब से? द गॉड दैट फील्ड, बिल्कुल उस पर ही उनकी फोटो भी थी और उनका नाम भी था। सो नाउ द सेशन इज ओवर हियर। ऑप्शन आपको मिल ही चुका है। आपसे मैं बार बार कहता हूं मेहनत करोगे तभी जीवन में दुर्राटे गाड़ोगे। मैं हमेशा बोलता हूं भाई दुर्राटे गाड़ने यानी कि मेहनत करनी है, सफल होना है तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी। एंड डू नॉट फॉरगेट बेटा कमेंट करना, कमेंट जरूर करना। और अगर किसी बच्चे को कोई समस्या परेशानी आ रही है तो मैं अपनी ईमेल आईडी फिर से बता दे रहा हूं आप लोगों को, आदित्य के आगे लगा देना .tiwari@adda247.com, ठीक है ना जी, adda247.com, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने मन लगा करके पढ़ाई की है और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जोश के साथ करते रहिए। कोई समस्या परेशानी आए आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल आईडी के थ्रू। और अपने माँ बाप की इज्जत करिए, भगवान में आस्था रखिए, सब अच्छा होगा। लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करिए और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद। मैं आदित्य भैया आपका लेता हूँ इस सेशन से आपकी विदा। मिलेंगे अब इस सेशन के पार किसी दूसरे सेशन में। बाय बाय।